अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो हम आ गए हैं जी अपने IFRS 15 के लेक्चर 1 के पार्ट 2 में, लेक्चर 5 के पार्ट 2 में। ये हमारा लेक्चर लास्ट लेक्चर होगा, लेक्चर 5। इसके 2-3 पार्ट्स होंगे, ठीक है। तो हम अपना लेक्चर 5 का पार्ट 2 है उसको स्टार्ट करते हैं जी, हमारा पार्ट 2। अच्छा, लास्ट लेक्चर में जो हमने बात जहाँ पे छोड़ी थी वो ये थी कि हम वेरिएबल कंसिडरेशंस को कैसे अकाउंट फॉर करते हैं। वेरिएबल कंसिडरेशन में हमने पढ़ लिया था कि लेसर नंबर ऑफ आउटकम्स होंगी तो हमने क्या करना है। उसके बाद अगर मोर नंबर ऑफ आउटकम्स होंगी, मोर नंबर ऑफ आउटकम्स, इसका क्या मतलब होता है? मतलब आउटकम्स बहुत ज्यादा हो, ठीक है। हमने अगर मैंने इसके ऊपर आपको एक सवाल करवाया था, वो सवाल कम्प्रिहेंसिव सवाल है, ठीक है। कि मिसाल के तौर पर आपने क्या करना है, आपको उम्मीद है कि आप एक काम को 16 दिन पहले कंप्लीट कर लोगे, 18 दिन पहले, 17 दिन पहले, और डिफरेंट परसेंटेजेस दी हुई है कि इसके 10% चांसेस हैं, इसकी 10% प्रोबेबिलिटी है, इसकी 8% प्रोबेबिलिटी है, इसकी 9% प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। और अगर आप ये सारा काम कंप्लीट कर लोगे तो आपको एक रिवॉर्ड मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है। तो आपने क्या कर लेना, आपने सिंपली क्या करना है, एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल लेनी। वो मैंने निकालनी सिखाई थी किस तरीके से निकालते हैं। तो हमारे पास वेरिएबल कंसिडरेशन में दो तरीके हो गए, एक ये एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड की तरफ हमने चले जाना जब हमारे पास नंबर ऑफ आउटकम्स बहुत ज़्यादा होंगी, या फिर हम क्या करेंगे, लेसर नंबर ऑफ आउटकम्स, जब हम उसमें से हम कौन सी ले लेंगे, मोस्ट प्रोबेबल। मोस्ट प्रोबेबल, मोस्ट प्रोबेबल का मतलब जो हाईली लाइकली होगी, उसमें हाई लाइकली होगी कि ये अक्कर हो सकती है, ठीक है। तो वेरिएबल कंसिडरेशन में हमारी कूपन्स भी आ सकते हैं, ठीक है। हमें वो बंदा पैसे ना दे, वो हमें कोई कूपन्स वगैरह दे दे, ठीक है। इसमें कोई भी हमारी कैश पेमेंट आ सकती है। और हमने कंसिडरेशन टू कस्टमर में भी पढ़ा था कि उसमें भी हमारे कूपन्स आ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट हमने बात की थी, जरा इसको हम, अच्छा जी, इसके बाद जो हमने वेरिएबल कंसिडरेशन को भी डिटेल में देख लिया। वेरिएबल कंसिडरेशन के बाद हमने कंसिडरेशन पेबल टू कस्टमर को देखना था, कंसिडरेशन टू कस्टमर। अच्छा जी, इसके ऊपर थोड़ी सी कंफ्यूजिंग बातें हो गई थी पिछली क्लास के अंदर, तो हम इसको थोड़ा सा रिजॉल्व करते हैं ताकि एक इसके लिए हमारे पास ना एक रूल ऑफ थंब बन जाए। अच्छा, कंसिडरेशन हमने कहा था कि ना, कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है जी। कंसिडरेशन वो अमाउंट होती है कि जो हमें प्रॉमिस गुड्स और सर्विसेज के बदले में सेलर को मिलती है। किसको मिलती है जी? सेलर को मिलती है। तो ये ऐसी कौन सी कंसिडरेशन है जो हम कंसिडरेशन टू कस्टमर, मतलब सेलर कंसिडरेशन दे रहा है किसको? कस्टमर को कंसिडरेशन दे रहा है। सेलर किसको कंसिडरेशन दे रहा है? कस्टमर को। तो इसमें मैंने आपको कुछ केसेस करवाए थे, ठीक है। हम उन केसेस को एक बार जल्दी से स्पीड से देखते हैं और उसमें हम रूल डेवलप करते जाते हैं, ठीक है। तो जी, केस नंबर 1 था हमारे पास, ठीक है। आपने अच्छे तरीके से गौर से सुनना। ये जी सबूर, और ये है जी जावेदान स्टील्स। सबूर ने ना इसको एक फैक्ट्री बना के देनी है, जावेदान स्टील्स को, ठीक है। एक फैक्ट्री बना के देनी है, उस जमीन के ऊपर फैक्ट्री बना के देनी है। जो जमीन ऑलरेडी ओन करता है कौन? जावेदान स्टील्स, ठीक है। जावेदान स्टील उसको ऑलरेडी ओन करता है, और जावेदान इसको बदले में क्या देगा? 600 रुपये देगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे पहले एक सिनेरियो में अपने पास रेवेन्यू कितने पे रिकॉग्नाइज करना है, हम कहेंगे 600 पे। लेकिन लेकिन ऐसा हुआ कि जावेदान जावेदान को सबूर भाई ने ना जेब से 200 रुपये निकाल के दी और कहा कि ये लो यार, आप ये रख लो, ठीक है। इसका कोई बिजनेस रैशनल नहीं है। इस ट्रांजैक्शन का ये जो 200 रुपये हमने प्रोवाइड किया है, सबूर ने हमसे मुराद सबूर ने, हम सेलर है ना, हम फैक्ट्री बना के दे रहे हैं। तो सबूर ने ये जो प्रोवाइड किया ना, इस सबूर ने प्रोवाइड किया, कस्टमर है। तो सबूर ने जो प्रोवाइड किया 200 का कोई बिजनेस रैशनल नहीं है। तो हमने कहा कि भाईजान आप इसका रेवेन्यू ओवर स्टेट करना चाहते थे, स्टैंडर्ड का आप इसका रेवेन्यू को ओवर स्टेट करके दिखाना चाहते थे किताबों में। एक्चुअली में आपको उसने कितने पैसे दिए? एक्चुअली में हम देखें कि सबूर को कितने, आपने ये देखना है पूरे सिनेरियो के अंदर, एक्चुअली में उसके पास कितने पैसे आए हैं। एक बार इसको 600 रुपये आया, फिर उसने चुप करके इसको 200 रुपये भी दे दिया, तो हम कहेंगे कि ऐसी अमाउंट को क्या कर देंगे, ट्रांजेक्शन प्राइस में से कम कर देंगे। तो हम रेवेन्यू किस चीज पे रिकॉर्ड करेंगे अपने पास? 400 पे, ठीक है। उस सिनेरियो में ये 20 रुपीज से, तो हम उसी एग्जाम्पल को लेकर चलते हैं ताकि आप रिलेट कर सको। तो एग्जाम्पल नंबर 1 थी, उसमें हमारे पास 580 पे हम रेवेन्यू को रिकॉर्ड करेंगे। चलिए, एग्जाम्पल नंबर 2 है जी, केस 2 आ गया हमारे पास। केस 2 है कि जी सबूर ने यही काम करना है कि सबूर ने फैक्ट्री बना के देनी है किसको? जावेदान स्टील्स को। ये फैक्ट्री बना के देनी है और जावेदान स्टील्स को क्या देगा? 600 रुपये देगा, ठीक है। यहाँ तक बात होती है तो हम 600 रुपये का रेवेन्यू बुक कर लेते और कोई हम मसले वाली बात ही ना होती। अच्छा जी, अब सबूर के ऊपर ना ये नेसेसरीली कंपलसरी कर दिया गया है कि सबूर ने ना जावेदान स्टील से ना स्टील भी खरीदना है। अब जावेदान स्टील इसको स्टील भी देगा,
ठीक है। अब जब ये इसको स्टील देगा तो इसको कुछ ना कुछ पैसे तो देगा ही देगा, ठीक है। अब जो हमने इससे जो स्टील खरीदा है वो 80 मिलियन का खरीदा है। हमने जाके मार्केट से पूछा, मार्केट मार्केट ये स्टील मार्केट में कितने का? उन्होंने कहा जी 80 रुपए का, 80 रुपए का ही है। हमने कहा चलो ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं, कोई मसले वाली बात नहीं। हम अपना रेवेन्यू किस पे रिकॉर्ड करेंगे? हम अपना रेवेन्यू किस पे रिकॉर्ड करेंगे? 600 पे। हम कहेंगे अगर हमने उससे 80 का खरीदा, 22 से खरीदा तब भी हमारा 80 रुपए का ये होता, ठीक है। तो हमने अपने 600 के ऊपर अपना रेवेन्यू को रिकॉर्ड कर दिया। और ये जो हमारा स्टील है इसको हमारे पास इन्वेंट्री के तौर पर रिकॉर्ड कर लेंगे कि अगर हम मार्केट से खरीदते तब भी सेम बात है। व्हाट इफ केस 3? केस नंबर 3, केस नंबर 3 में था जी, ये सबूर है, ये जावेदान को फैक्ट्री बना के दे रहा है, ठीक है। ये फैक्ट्री बना के दे रहा है जावेदान को। थोड़ा सा नीचे इसको कर लेते हैं एग्जाम्पल। ये जी सबूर है, सबूर जावेदान स्टील को क्या बना के दे रहा है? फैक्ट्री। ये इसको फैक्ट्री बना के दे रहा है, ये इसको बदले में कितने पैसे दे रहा है? 600। ये इसको बदले में कितने पैसे दे रहा है जी? 600 रुपए। अब ये हमारे लिए कंपलसरी कर दिया गया है सबूर के लिए कि वो जावेदान स्टील से ना स्टील भी खरीदेगा। तो जब इसे स्टील खरीदेगा तो हमने ये देखना है कि हमने कितने पैसे पे किए सबसे पहले तो हम सबूर भाई ने 105 रुपये पे कर दिए। मार्केट में जाके पूछा, मार्केट मार्केट भाई ये स्टील कितने का? उसने कहा यार ये तो 105, सॉरी 105 पे कर दिया। तो मार्केट से जाके पूछा, मार्केट ने कहा भाईजान ये तो 80 रुपए का स्टील है, 80 रुपए का। हमने कहा यार 80 रुपए का स्टील है, इसने 105 रुपए क्यों पे कर दिए? इसने 25 रुपए एक्स्ट्रा क्यों पे कर दिए? तो ये वो पहले वाला सिनेरियो आ गया कि भाई रेवेन्यू को ओवरस्टेट करके दिखाना चाहते थे। रेवेन्यू को असल में इसको मिले कितने? ये 600 नहीं मिला, ये 25 रुपए वापस जो इसको दे रहा है ये इसको कभी मिले ही नहीं थे, जिसको कभी मिले ही नहीं थे। ट्रांजेक्शन प्राइस हमारी करेगी 575, रेवेन्यू हमने किस पे रिकॉर्ड करना? इस पे। तो यहाँ पे हमें पता लग गया कि अगर हमने जो कंसिडरेशन है, रूल क्या, अगर हमने कंसिडरेशन पे की है जो वो ज्यादा है मार्केट वैल्यू से, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? उसको ट्रांजेक्शन प्राइस में से माइनस माइनस करेंगे ट्रांजेक्शन प्राइस में से। और अगर जो हमने कंसिडरेशन पे की है, किसको पे कर रहे हैं? कंसिडरेशन टू कस्टमर, उससे कोई भी गुड और सर्विसेज ले रहे हैं उसके बदले में। अगर वो मार्केट वैल्यू से क्या है, दो केस पढ़ लिया ना हमने, अगर वो मार्केट वैल्यू के बराबर है तो डू नथिंग, ट्रांजेक्शन प्राइस जो तुम्हारी है वही तुम्हारी ट्रांजेक्शन प्राइस है, कुछ माइनस प्लस करने की जरूरत नहीं। बट इफ के हमारे पास केस नंबर 3 आ जाए, ठीक है, ये पहला केस आ गया, ये दूसरा केस आ गया और तीसरा केस। अच्छा जी, अब हमारे पास आ गया जी केस 3। इसमें क्या क्या जी, ये सबूर है, ये जावेदान स्टील्स है, ठीक है। जावेदान स्टील्स को हमने फैक्ट्री बना के देनी है, इसने हमें बदले में 600 रुपया देना है। तो हम अपने पास 600 रुपये का रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन हमारे साथ कंपलसरी कर दिया गया कि हमने इससे क्या लेना है? स्टील भी लेना है। हमने इससे जो स्टील लेना है, ठीक है, वो जो स्टील है वो मार्केट में 80 रुपए का, मार्केट में कितने का? 80 रुपए का। लेकिन हमने इसको कितने पैसे दिए जी? हमने सिर्फ इसके 55 रुपए दिए, हमने इसको सिर्फ 55 रुपए दिए। तो हम कहेंगे कि इनडायरेक्ट हमें 25 रुपए का, इनडायरेक्ट हमें 25 रुपए का जो है ना फायदा और हो रहा है। किसको हो रहा है? सेलर को। 80 रुपए वाली चीज हमने 55 रुपए में खरीद ली तो हमें 25 रुपए का फायदा हो गया। तो हमारी नेट ट्रांजेक्शन प्राइस क्या होगी? हम इसके अंदर 600 के अंदर ये 25 ऐड कर देंगे, हम कहेंगे जी 625 रुपए हमने कमाए नेट में, ठीक है। तो अगर हमने जो कंसिडरेशन पे की है, कंसिडरेशन जो हमने पे की है वो क्या हो? लेस देन हो मार्केट वैल्यू से। तो हम क्या करेंगे? ट्रांजेक्शन प्राइस के अंदर उस चीज को ऐड कर देंगे। बट इफ ये सिनेरियो हो गया वो हमें पता ही ना हो, हमें क्या हो? पता ही ना हो, जो हमें कंसिडरेशन हमने पे की है उसकी उसकी मार्केट वैल्यू पता ही ना हो, जो कंसिडरेशन पे की है उसकी मार्केट वैल्यू पता ही ना हो। तो इस सिनेरियो में क्या करेंगे? हम पूरी की पूरी उसको ट्रांजेक्शन प्राइस में से माइनस कर देंगे। हम कहेंगे भाईजान ये ऐसी है जैसे आप रेवेन्यू को ओवरस्टेट कर रहे हो। आपको पता ही नहीं है कि आपको दूसरे बंदे ने जो सर्विसेज प्रोवाइड की हैं, मिसाल के तौर पर एग्जांपल बना देते हैं, ये सबूर है और ये जावेदान है। जावेदान ने इसको फैक्ट्री, सबूर ने इसको फैक्ट्री बना के देनी है, जावेदान ने इसको कितने पैसे देना है? 600 रुपये। लेकिन सबूर को मजदूर चाहिए था तो जावेदान ने इसको मजदूर प्रोवाइड कर दिया और इसने इसको 40 रुपये दे दी। इस सबूर ने इसको 40 रुपये दे दिया। अब इन मजदूरों की जो असल फेयर वैल्यू है या मार्केट वैल्यू है, स्टैंड अलोन प्राइसेस है, वो हमें नहीं पता कि कितने की है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि भाईजान एक्चुअली में जो सबूर है ना, जो 40 रुपये वापस कर रहा है, ये ऐसे ही है जैसे इसको 40 रुपये इसने दिए थे अपने रेवेन्यू को ओवरस्टेट करने के लिए। तो इसमें हमारा जो स्टैंडर्ड हमें क्या गाइडेंस देता है कि ट्रांजेक्शन प्राइस में से माइनस कर दो। तो ये कुछ सेट ऑफ रूल्स है, इसके ऊपर मैंने डायग्राम भी आप लोगों के साथ शेयर की थी, तो इसको आप देख लेना। अच्छा, यहाँ तक हमारी बात हो गई कि हमने ट्रांजेक्शन प्राइस को, हमने कैश अगर मिला तो रिकॉर्ड कर लिया, सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट को देख लिया, वेरिएबल कंसिडरेशन को देख लिया, हमने कैश कंसिडरेशन टू कस्टमर को देख लिया। उसके बाद हमारे पास एक लास्ट
दो चीजें रह जाती हैं, उसको देख के हम स्टेप 4 और 5 के पास जाते हैं। अच्छा जी, जो इसके बाद हमारी बात थी वो की थी नॉन कैश कंसिडरेशन के ऊपर। नॉन कैश कंसिडरेशन, इसके लिए मैंने एक रूल ऑफ थंब आपको ये बताया था, नॉन कैश कंसिडरेशन के वो हमें बंदा पैसे नहीं दे के गया, उसने हमें क्या कहा कि भाईजान हमसे शेयर ले लो। हमसे क्या ले लो? तुम शेयर ले लो। वो बंदा हमें कहता है कि तुम हमसे शेयर ले लो। तो हमने क्या करना है, हमने जिस दिन हमें कंसिडरेशन मिली है ना, जिस दिन हमें कंसिडरेशन मिली है, हमने इन्वेस्टमेंट को डेबिट करना है। इसके लिए मैंने रूल बताया था कि इन्वेस्टमेंट विल बी डेबिटेड। इन्वेस्टमेंट है उसको आपने डेबिट करना है उस दिन की फेयर वैल्यू से, उस दिन की फेयर वैल्यू से जिस दिन आपने उसको रिसीव किया है, उस दिन की फेयर वैल्यू से। ठीक है, और आपने रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेना है। और अगर आपके पास अभी इन्वेस्टमेंट रिसीव नहीं हुई तो आपने क्या कर लेना, इन्वेस्टमेंट रिसीवेबल अपने पास बुक कर लेना। ठीक है, और रेवेन्यू को रिकॉर्ड कर लेना। ठीक है, जैसे ही आप अपनी जो क्या नाम लेते हैं, अगर आपने अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो तो आपने अगर सर्विसेज प्रोवाइड कर दी है तो आप अपने पास इन्वेस्टमेंट रिसीवेबल की एंट्री कर लो। ठीक है, अगर आपने गुड्स डिलीवर करनी थी और गुड्स डिलीवर कर दी है और अभी तक आपको इन्वेस्टमेंट मिली नहीं है तो आपसे फिर भी इन्वेस्टमेंट रिसीवेबल अपने पास बुक कर लोगे। और इन्वेस्टमेंट को जिस दिन डेबिट करना है, इन्वेस्टमेंट रिसीवेबल को खत्म कर दो किताबों से, और एक्चुअली में इन्वेस्टमेंट को जिस दिन अपने पास डेबिट करना है उसी दिन डेबिट करना है जिस दिन आपको फिजिकली इन्वेस्टमेंट मिल जाए, और उस दिन की फेयर वैल्यू को यूज करना है। बाकी हर ईयर एंड के ऊपर, चाहे आपका ईयर एंड 30 जून है, चाहे आपका ईयर एंड 31 दिसंबर है, आपने क्या करना है, ये जो हमारे पास नॉन कैश कंसिडरेशन थी या जो शेयर हमें मिले हैं, उन शेयर्स को आपने क्या करना है, चेक करना है, अकाउंट फॉर करना है कि आया इनके अंदर कोई गेन और लॉस तो नहीं आया। शेयर्स की प्राइस इंक्रीज हुई है तो कोई गेन आ जाएगा, और अगर शेयर की प्राइस डिक्रीज हो गई है तो हम क्या कहेंगे, कोई लॉस आ जाएगा। और उस लॉस को हमने रेवेन्यू में नहीं लेके जाना, उस लॉस को हमने पीएनएल में गेन ऑन इन्वेस्टमेंट और लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट के नाम पे बुक करना है। तो ये सारी बातें थी जो उससे रिलेटेड थी। फिर अब जी नया ताज़ा तरीन कंसेप्ट आने लगा आप लोगों के लिए, वह जी एलोकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन प्राइस। बहुत आसान सा कंसेप्ट है, बहुत ही आसान सी बातें हैं। अब हम वो आसान सी बातें देखते चलते जाते हैं। अच्छा जी, आसान सी बात नंबर 1। अब जी हम बकायदा शुरू करने लगे हैं अपने पास ना एलोकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन प्राइस। जो नए टॉपिक्स हैं हम उनको क्या करने लगे हैं, बकायदा शुरू करने लगे। पहला टॉपिक क्या है जी, एलोकेशन ट्रांजेक्शन प्राइस। ठीक है, अब इसमें हम देखो जी, मैं आपको बताता हूँ कि सिंपली एक एग्जांपल ले लेते हैं छोटी सी। फॉर एग्जाम्पल, एक प्रोडक्ट है ए, वो 100 रुपए का मार्केट में सेल होता है। एक प्रोडक्ट है बी, वो मार्केट में 50 का सेल होता है। एक प्रोडक्ट है सी, वो मार्केट में 30 रुपए का सेल होता है। एक प्रोडक्ट है डी, वो मार्केट में 20 रुपीज का सेल होता है। ठीक है, वो मार्केट में 20 रुपीज का सेल होता है। तो ये जो टोटल है ना, अगर मैं इनका टोटल करूँ तो ये बनता है 150 और 30, 200 रुपीज के ये सारे प्रोडक्ट्स हैं जो वो सेल होते हैं। लेकिन हमने किसी को, कोई बंदा आया और हमने कहा कि अगर आपने हमसे ये सारे प्रोडक्ट एक ले लिया ना, एक ए बी सी डी, एक एक प्रोडक्ट ले लिया, हम आपको ना ये 180 में दे देंगे। कितने में दे देंगे? हमारी ट्रांजेक्शन प्राइस कितनी हो जाएगी? ट्रांजेक्शन प्राइस, जिस प्राइस के ऊपर हम चीज़ों को डिलीवर कर रहे हैं, प्रॉमिस किया देने का, हमारी ट्रांजेक्शन प्राइस कितनी हो जाएगी? तो हमने उसको क्या किया, डिस्काउंट दे दिया। कितने रुपए का डिस्काउंट दे दिया? तो हमने कहा हमने उसको 20 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। अच्छा जी, अब हमने इस डिस्काउंट को ना इन सब में एलोकेट करना है, जैसे हम ट्रांजेक्शन प्राइस को एलोकेट करते होते थे ना परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन के अंदर। तो बहुत आसान सी बात है, इसके लिए आप दो मेथड यूज कर सकते हो। ठीक है, मेथड नंबर 1 ये कि आप डिस्काउंट को पकड़ो कि 20 रुपए का मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ, और किन प्रोडक्ट्स के ऊपर दे रहा हूँ, इन 4 प्रोडक्ट्स के ऊपर 20 को तकसीम करो 200 पे और मल्टीप्लाई कर दो 100 से। पता लग जाएगा कि आपने कितना डिस्काउंट दिया, कितने परसेंट डिस्काउंट दिया। 20 को डिवाइड करोगे 200 से, मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से, तो आपको पता लगेगा कि आपने 10% डिस्काउंट दी। ठीक है, आप यहाँ क्या लिखोगे कि ये जी आ गया डिस्काउंट, कितने जी, 10% डिस्काउंट है, हमने ये 10% हमने डिस्काउंट देना। अच्छा जी, 100 का 10% लेंगे तो डिस्काउंट आ जाएगा 10। 50 का जब 10% लोगे तो कितना आ जाएगा आपका? 5। इसका जब लोगे तो कितना आ जाएगा? 3। इसका लोगे तो कितना आ जाएगा? 2। ठीक है, तो सबको आपने कितना ले लेना, इसको माइनस करते जाना आपने। ठीक है, आपने यहाँ क्या निकाल लेनी है, नेट ट्रांजेक्शन प्राइस। भाई जान नेट में बताओ, हमने हमारी जो ट्रांजेक्शन प्राइस है वो नेट में बताओ कितनी, नेट प्राइस, नेट ट्रांजेक्शन प्राइस आफ्टर डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट के बाद। तो हम कहेंगे ये कितना हो गया जी, 90 हो गया। इसमें से 5 किया तो ये 45 हो गया। 30 में से 3 हो तो 27 हो गया। तो 20 में से 2 किया तो 18 हो गया। तो चेक कर लो कि इसका टोटल 180 ही बनता है कि नहीं बनता। अच्छा जी, 90 प्लस 45 प्लस 27 प्लस 18, तो जी ये 180 बनता है। तो हमने जी अपने इस डिस्काउंट को ना एलोकेट कर दिया। ठीक है, किसके अंदर, प्रोडक्ट्स के अंदर। तो हमें पता लगा कि हमने 10 रुपए का डिस्काउंट दिया है ए पे, 5 का डिस्काउंट इस पे दिया है, 3 का डिस्काउंट और 2 का डिस्काउंट। ठीक है,
अच्छा जी, मेथड नंबर टू। मेथड नंबर टू क्या है जी हमारे पास? मेथड नंबर टू ये है कि जैसे आप परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को डिस्ट्रीब्यूट एलोकेट करते होते थे ना, ट्रांजेक्शन प्राइस को एलोकेट करते थे डिफरेंट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन में, हम कहेंगे कि हम डिस्काउंट कितने का दे रहे हैं भाईजान। अच्छा, इसके लिए आप अगर ये भूल जाओ कि अकल ना लगे आप लोगों से, तो बस याद रख लेना कि जो डिस्काउंट की अमाउंट है ना, डिस्काउंट को आपने डिवाइड करना है टोटल फेयर वैल्यू पे। ठीक है, टोटल फेयर वैल्यू बिफोर डिस्काउंट, और आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना 100 से। ठीक है, ये फार्मूला सेल्फ जनरेटेड फार्मूला है मेरी तरफ से, वरना अकल लगाओगे तो आपको पता लग जाएगा कि वो फेयर वैल्यू उठानी है, टोटल फेयर वैल्यू वो आपने उठानी है इन प्रोडक्ट्स की जो डिस्काउंट से पहले है 200। ठीक है, ये ट्रांजेक्शन प्राइस ना उठा लेना 180। ठीक है, तो ये परसेंटेज आ जाएगी। अब या फिर हम क्या करेंगे, वही एलोकेशन कर दो कि ये 20 रुपए है ना जो हमने इसको एलोकेट करना है, 20 रुपए को एलोकेट करना है, किन में एलोकेट करना है, इन 4 प्रोडक्ट्स में एलोकेट करना है। तो जिसको तकसीम करो उसको ऊपर रखो, जिस जिस परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन के अंदर डिवाइड कर रहे हो, या फिर जिन प्रोडक्ट्स में ये डिस्काउंट को आप डिवाइड कर रहे हो। ठीक है, हम कहते थे जिस परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन में डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ हम क्या कहेंगे, जिस प्रोडक्ट में हम ये डिस्काउंट को एलोकेट कर रहे हैं उसको हम नीचे रखेंगे उनका टोटल कितना 200, और इसको रेलिवेंट से मल्टीप्लाई करवाते जाएंगे। 100 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको 50 से मल्टीप्लाई करवाओगे फिर। ठीक है, इसको फिर 30 से मल्टीप्लाई कराओगे, इसको फिर 2 से मल्टीप्लाई कर 20 से मल्टीप्लाई करोगे, तो यही आपके हमारे पास डिस्काउंट के जवाब आते जाएंगे। 10, इसका 10 आ जाएगा, इसका 5 आ जाएगा, इसका। इसका 3 आ जाएगा, इसका 2 आ जाएगा, तो ये हमारे पास डिस्काउंट की फिगर आ जाएगी। ठीक है, ये तो हो गया जी हमारे पास दूसरा तरीका। फिर एक जी स्मार्ट वर्किंग भी हो सकती है। स्मार्ट वर्किंग क्या हो सकती है, आप उसको M3 भी कह सकते हो। ठीक है, मेथड नंबर 3, ये तो सारा था खोता वर्क। ठीक है, ये तो आपको डिस्काउंट तो निकालना पड़ेगा कि भाई कितने परसेंट आप डिस्काउंट दे रहे हो, तो आप यहाँ पे एक डायरेक्ट वैल्यू भी निकाल सकते थे कि नेट में ट्रांजेक्शन प्राइस कैसे होगी हमारी। मिसाल के तौर पे अगर हम 10% डिस्काउंट दे रहे हैं, तो 10% डिस्काउंट कटने के बाद ये जो हमारे पास नेट में ट्रांजेक्शन प्राइस बचेगी वो कितनी परसेंट होगी, 90%। तो आप सीधा क्या करते हैं, 100 का 90% लेते, 90 आ जाता आपके पास। 50 का 90% लेते, 45 हो जाता आपके पास। 30 का 90% लेते तो आपके पास क्या आ जाता है, 27। और 20 का 90% लेते तो 18 आ जाता। तो तब भी आप इसको इस तरह एलोकेट कर सकते थे। तो सिर्फ एक डिस्काउंट की परसेंटेज निकाल लो, उसके बाद नेट ट्रांजेक्शन प्राइस निकाल लो, खोते वक्त से आप बच सकते हो। ठीक है। अच्छा जी, ये तो हो गया जनरल डिस्काउंट। अब जनरल डिस्काउंट का क्या मतलब था कि भाईजान ये हमने 20 रुपए का डिस्काउंट दिया ना, ये तमाम प्रोडक्ट्स के ऊपर दिया, तमाम प्रोडक्ट्स के ऊपर इक्वल दिया। अच्छा जी, इसका मतलब अगर ये जनरल डिस्काउंट है, ये जनरल डिस्काउंट है, तो इसका मतलब कोई स्पेसिफिक डिस्काउंट भी होगा जी, स्पेसिफिक डिस्काउंट भी होगा। ये जी जनरल डिस्काउंट है। ये मेरी राइटिंग को थोड़ा सा माफ करना। ठीक है, जब दूसरी बार बंदा पढ़ा रहा होता है तो फिर आपको पता है थोड़ा जज्बा ईमानी कम हो गया होता है इंसान के अंदर। तो इसको अच्छे तरीके से ना इन एग्जांपल्स को अपने पास नोट करते रहना चीज़ों का ना। तो जनरल डिस्काउंट अब हम हो जाते हैं जी स्पेसिफिक डिस्काउंट के ऊपर, कि हमने कोई स्पेसिफिक डिस्काउंट दे दिया। फिर हम अपनी एक एग्जांपल सेल्फ क्रिएट कर लेते हैं, खुद से बना लेते हैं एग्जांपल। हम बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, आपको पता है। तो हमसे मुराद मैं, आप लोगों को अपने आप को इज्जत देने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम कहते हैं ये प्रोडक्ट 100 का सेल होता है मार्केट में, ये 150 का सेल होता है। ठीक है, ये जो प्रोडक्ट सी है ना, ये आप कह सकते हो कि 200 का सेल होता है। ये जो प्रोडक्ट डी है ना, आप इसको कह सकते हो 50 का सेल होता है। तो अगर मैं टोटल में देखूँ, ये जो प्रोडक्ट्स हैं, ये जो प्रोडक्ट्स है ना, ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये कितने के सेल होते हैं, टोटल इनका टोटल देखो, 100 प्लस 50 प्लस 200 प्लस 50, तो ये 500 के जी, ये 500 के हैं जी प्रोडक्ट्स मार्केट में सेल आउट होते हैं। ठीक है। अच्छा जी, अब क्या हुआ, हमने कहा कि अगर अगर वैन कोई भी हमारे पास प्यारा सा नन्ना मुन्ना सा कस्टमर आता है ना, ठीक है, मासूम सा कस्टमर आता है हमारे पास, और वो हमें आके कहता है सर मुझे अगर आप बी और सी कंबाइन दे दो ना, बी और सी की वैसे कीमत कितनी है, अगर मैं सम अप करूँ तो कितनी बनती है, 350। ठीक है, हम बी और सी कंबाइन 300 के दे देते हैं। ठीक है, मतलब सिर्फ बी और सी के ऊपर स्पेसिफिकली हम डिस्काउंट देते हैं, स्पेसिफिकली। किसी ने अगर बी और सी खरीदा है ना हमसे, तो हम क्या करेंगे, एक स्पेसिफिक डिस्काउंट दे देंगे, स्पेसिफिक डिस्काउंट दे देंगे। तो हम अपने आप से पूछेंगे हमने डिस्काउंट कितना दिया। हम इसको नॉर्मली 350 का सोल्ड करते हैं, लेकिन स्पेसिफिक डिस्काउंट हमने कितने का दे दिया, 50 रुपीज़ का।
तो हमारी तरतीब हमेशा डिस्काउंट में ये हुआ करेगी कि हमने पहले कोई स्पेसिफिक डिस्काउंट है तो उसको तकसीम करना है, ठीक है। अच्छा जी, हम स्पेसिफिक डिस्काउंट को तकसीम करेंगे, मेथड्स हमारे वही होंगे। हम कहेंगे कि हमारे पास स्पेसिफिक डिस्काउंट है, एसडी का मतलब हो गया जी हमारे पास स्पेसिफिक डिस्काउंट। अच्छा जी, खोता वर्क करने लगे हम। खोता वर्क क्या है जी, ये 50 रुपए का डिस्काउंट है। हम सबसे पहले मेथड नंबर 1 परसेंटेज निकाल लेते हैं जी। फार्मूला क्या था जी, कि जितना डिस्काउंट दिया डिस्काउंट की फिगर को रखो ऊपर और टोटल फेयर वैल्यू पे डिवाइड कर दो बिफोर डिस्काउंट, ठीक है। तो इन दोनों की टोटल फेयर वैल्यू कितनी दी, इन दो के ऊपर डिस्काउंट दिया ना हमने 350, तो हम चेक कर लेंगे ये 50 350 का कितने परसेंट बनता है, इसको मल्टीप्लाई बाय 100 भी कर लेना थोड़ी। तो हम इसको करेंगे 50 डिवाइड बाय 350, तो ये आ जाएगा जवाब आपका तकरीबन 14.2%। तो हम कहेंगे जी 14.2% हमने इसके ऊपर डिस्काउंट दे दी, ठीक है। अब तो खोता वर्क ये करोगे, यहाँ पे 14.2% लिखो, ठीक है। और 14.2%, चलो जी पहले कर लेते हैं, आज पहला सवाल है तो कर लेते हैं। 14.2% हम डिस्काउंट निकालते हैं, तो ये आ जाएगा जी 14.2 हमारा इसका आंसर। ये जी हमने इसको डिस्काउंट दे दी, सॉरी सॉरी सॉरी, ए पे डिस्काउंट नहीं दिया हमने, ए पे कोई डिस्काउंट नहीं दिया, ठीक है। इस पे हमने कितने का डिस्काउंट दे दिया, 14.2 का बी पे, और ये वैल्यू फिर भी गलत आई है, 14.2 का नहीं। जब हम 150 को मल्टीप्लाई करेंगे, 150 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 14.2% डिस्काउंट से, तो हमारी वैल्यू क्या बनेगी, 21.3%, 21.3 रुपीज। इसके ऊपर हमने डिस्काउंट दे दिया। अब 200 को डिस्काउंट देना हमने 14%, 200 पर 14% डिस्काउंट देना, 14.2%। तो हम क्या करेंगे, 200 को मल्टीप्लाई कर देंगे 14.2%, तो ये बनेगा 28.4, 28.4। तो ये जी हमने इसके ऊपर डिस्काउंट दे दिया। अच्छा जी, अब हमारे पास जो आ गया ना टोटल डिस्काउंट, हम देख लेते हैं भैया हमने टोटल डिस्काउंट दिया वो वाकई 50 भी बन रहा है। तो जी ये 50 बन जाएगा ऑलमोस्ट, 21.3 प्लस 28.4, तो ये ऑलमोस्ट आपका 50 बन जाएगा, ठीक है। अब आप ये नेट में ट्रांजेक्शन प्राइस को निकाल लो, जो नेट आपकी नेट ट्रांजेक्शन प्राइस है आफ्टर स्पेसिफिक डिस्काउंट, आफ्टर क्या स्पेसिफिक डिस्काउंट, नेट ट्रांजेक्शन प्राइस आफ्टर स्पेसिफिक डिस्काउंट, ठीक है। अब हमने कहा कि ए तो हम 100 का ही बेचेंगे, ठीक है, और जो बी है ना उसको हमने डिस्काउंट दे दिया, 150 में से माइनस कर देंगे हम 21.3, तो हमारे पास जवाब आ जाएगा जी 129 कर लो इसको राउंड ऑफ करके, और 200 में से जब माइनस करेंगे 28.4, तो ये आ जाएगा जवाब 171.6, और इसको 172 कर लो। तो नेट में ये जो ये अब हम कितने के बेचेंगे हम, प्लस एक डी प्रोडक्ट भी है जो हमने 50 का बेचना है जिसके ऊपर कोई डिस्काउंट नहीं था। तो हमने कहा ये जो है ना अब हमें कितने में बेचेंगे जी, 100 प्लस 129 प्लस 172 प्लस 50, 451। मगर इनके ऊपर ना एक जनरल डिस्काउंट भी है बड़ा, एक जनरल डिस्काउंट भी है। स्पेसिफिकली इन दो के ऊपर तो डिस्काउंट था, लेकिन जनरल एक डिस्काउंट भी है, वो ये कि हम ये 451 के नहीं बेचते, ये हम 451 के नहीं बेचते, हम क्या करते हैं इनको 400 का सेल करते हैं। तो हमने कहा इसका मतलब कि जनरल डिस्काउंट भी है पड़ा, कितने का, 51 रुपीज का, 51 रुपीज का। अब इस जनरल डिस्काउंट को सारों में तकसीम करना है फिर से, ठीक है, सारों में तकसीम करना है। अब सारों में तकसीम करने के लिए हम क्या करेंगे, ये 51 का डिस्काउंट है मेथड नंबर 1, 51 को डिस्काउंट को हम तकसीम देखेंगे कितने परसेंट बनता है। 51 का डिस्काउंट किन चार की वजह से आ रहा है, इनकी वजह से। तो 51 को डिवाइड कर देंगे 451 और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हमारे पास परसेंटेज कितनी आ जाएगी, 51 डिवाइडेड बाय 451, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो ये आ जाएगा तकरीबन 11.30%, 11.30%, ठीक है। अब आप यहाँ पे जो नेट प्राइस ले सकते हो, नेट ट्रांजैक्शन प्राइस ले सकते हो आफ्टर स्पेसिफिक डिस्काउंट एंड जनरल डिस्काउंट, वो क्या लोगे अब आप, ये ऐसे कर सकते हो कि आपका जो डिस्काउंट है वो 11.3% है, तो वैल्यू क्या होगी 100%, उसमें से डिस्काउंट है 11.3%, तो जो आपकी नेट ट्रांजैक्शन प्राइस ये तो होगी डिस्काउंट की फिगर, और नेट ट्रांजैक्शन प्राइस आपकी बाकी बची हुई होगी वो कितनी होगी, 100 में से अगर इसको माइनस कर दूंगा वो कितनी होगी 88.69%। तो आप नेट ट्रांजेक्शन प्राइस भी यहाँ ले सकते हो 88.69%, ठीक है। या फिर आप एक खोता वर्क कर सकते हो कि 11.3 का एक कॉलम बनाओ, इसके ऊपर डिस्काउंट निकालो हर फिगर के ऊपर, उसको माइनस करो, फिर नेट ट्रांजेक्शन प्राइस निकालो। आप यहाँ सिंपली एक स्टेप में क्या कर सकते हो, नेट ट्रांजेक्शन प्राइस निकाल सकते हो।
कि इसका 88.69% लो, आपके पास नेट ट्रांजेक्शन प्राइस आ जाएगी, इसका 88.69 लो, इसका 88.69 लो, इसका 88.6 लो, तो आपके पास 4 फिगर्स आ जाएंगी। और वो इंशाल्लाह ताला वो कितनी बनेंगी हमारे पास, टोटल उसका 400 बनेगा, उसका टोटल कितना बनेगा 400। तो इनको हम जल्दी जल्दी से देख लेते हैं, इस सवाल को। जनरल डिस्काउंट हमने 51 का दिया था, इसको हम देख लेते हैं। अच्छा जी, 100 का मैं जब लूंगा 88.69%, तो वो मेरे पास आ जाएगा 88.69। और अगर मैं 129 का लूंगा तो कितना बनता है, ये जी आ जाएगा 114.41। ठीक है। उसके बाद अगर जी मैं 172 का लेता हूँ तो कितना बनता है, बन जाएगा 152.54। ठीक है। अगर मैं 451 का लेता हूँ तो कितना बनता है जी, वो बनता है जी 399.99। ठीक है। और अगर इनका मैं सम अप कर लूँ, 399.99, 152.54 प्लस 114.41, ठीक है, प्लस 88.69, तो ये आपका ऑलमोस्ट बनना चाहिए जी 400। हम्म। लगता है कोई फिगर हमने गलत लिख दिया है यहाँ पे। ये 50 का 88.69% कितना बनता है जी, 44 पॉइंट, ये बनता है जी 44.34। अच्छा जी, और ये जी 100 का हो गया, ये 129 का हो गया, 172 का आना था यहाँ पर। तो ये जो एक लाइन कटी है उसकी वजह से ये सारा मसला हुआ। अच्छा, हम चेक करते जाते हैं। 129 का अगर मैं ले लूँ 88.69%, तो वो कितना बन रहा है, एक 114.41 बन रहा है। ठीक है। और 172 का अगर मैं ले लूँ, वो कितना आ गया, वो कितना आ गया हमारे पास, तो 172 को हमने अगर इसका 88.69 ले लिया तो वो आ गया 152.54। ठीक है। अब हम इसको सम अप करके देखते हैं। 152 में प्लस करते हैं 44.34, अपने पे कैलकुलेटर पास रखने हैं और ये सारी चीजें टैली कर लेनी है। अब बंदा समझा भी रहा हो साथ और उसके साथ साथ कैलकुलेशन भी कर रहा हो, तो ये थोड़ा सा एरर आ जाता होता है, तो इसको थोड़ा आपने ना माइंड नहीं करना। तो ये आपका ऑलमोस्ट तकरीबन 400 बन जाएगा। ठीक है, चेक कर लेना आपने। तो हमने 400 को एलोकेट कर दिया। अच्छा, ये तो मेथड नंबर 1 से मैंने किया डायरेक्ट। ठीक है, वरना आप खोता काम भी कर सकते थे। और खोता काम क्या था, मैं जल्दी जल्दी वो बात करता हूँ और आगे बढ़ते हैं फिर हम। मेथड नंबर 2 क्या था, कि जो हमारा स्पेसिफिक डिस्काउंट था, सबसे पहले हम कहते हैं कि स्पेसिफिक डिस्काउंट है जी 50 रुपए का, और हमने इसको किन दो में तकसीम करना है जी, इन दो में तकसीम करना है। तो इसका टोटल नीचे रख लो 150, और 200 का टोटल कितना हो जाता है 350। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं एक बार 150 के साथ, ठीक है, और उसको एक बार मल्टीप्लाई करते हैं 200 के साथ। तो हमारे पास क्या आ जाता है जी, डिस्काउंट की अमाउंट। डिस्काउंट की अमाउंट कितना डिस्काउंट दिया, फिर हम डिस्काउंट को माइनस करते, फिर उसके बाद नेट ट्रांजैक्शन प्राइस आफ्टर स्पेसिफिक डिस्काउंट आ जाती है हमारे पास। ठीक है। और फिर जब हम वो निकाल लेते हैं उसके बाद हमने क्या करना था, यहाँ पे 51 का डिस्काउंट एलोकेट करना है। तो हम यहाँ पे मेथड नंबर 2 लिखते हैं खोता वर्क, और हम क्या करते हैं कि जी 51 का डिस्काउंट हमने डिवाइड करना है, और किन 4 चीज़ों में हमने डिवाइड करना है, इन 4 चीज़ों में डिवाइड करना है। ये जो 4 चीज़ें, तो इनकी जो ये फेयर वैल्यू हमारे पास ये दी हुई है, तो हम क्या करेंगे, इनके इनके अंदर इसको तकसीम करना है, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 451 से, इसको हम डिवाइड कर देंगे 451 से, फिर इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे कि 100 का शेयर बताओ कितना है, और 129 का शेयर बताओ कितना है, 172 का बताओ शेयर कितना है, और 50 का शेयर बताओ कितना है। ये हमारे पास आ जाएंगे डिस्काउंट की फिगर्स के, इतना डिस्काउंट हमने इसके ऊपर तकसीम किया है। अब वो डिस्काउंट की जब फिगर्स आपके पास आ जाएंगी, फिर आप इनमें से एक और कॉलम बनाओगे, 100 में से वो डिस्काउंट की फिगर माइनस करोगे जो जनरल डिस्काउंट है, डीजी का मतलब जनरल डिस्काउंट, फिर 129 में से जनरल डिस्काउंट माइनस करोगे, फिर आपके पास नेट ट्रांजैक्शन प्राइस आफ्टर स्पेसिफिक डिस्काउंट और जनरल डिस्काउंट आ जाएगी। तो इतना लंबा खोता काम करने से अच्छा है कि आप चीज़ों को आसान कर लो अपनी ज़िंदगी के लिए, डिस्काउंट की एक परसेंटेज निकालो। अच्छा जी, ये था जी, इसको कहते हैं जी हम ना स्टैंड अलोन प्राइसेस कैसे निकालते हैं। ये जो मैंने आपको सारा समझाया ना कि अगर हमने स्टैंड अलोन प्राइसेस निकालनी है तो वो कैसे निकालते हैं, तो ये वो सारे मेथड थे जी स्टैंड अलोन प्राइसेस को
निकालने के और एलोकेट करने के लिए। अगर हमने किसी चीज के अगर स्टैंड अलोन फाइंडिंग स्टैंड अलोन प्राइसेस निकालनी हो, तो हम उसके लिए एक तरीका है जी ऑब्जर्वेबल प्राइसेस। ऑब्जर्वेबल प्राइसेस का मतलब है कि अगर आप वो पहले, अब आप जो चीज बेचने लगे हो, अगर वो चीज आप पहले बेचते थे तो देख लो कि भाईजान पहले कितने की बेचते थे और अब आपको कितने की बेचने चाहिए। मतलब कि फॉर सेम प्रोडक्ट्स किस चीज के लिए अप्लाई हो गई है, फॉर सेम प्रोडक्ट्स। पहले आप ये चीज कितने की बेचते थे और अब आप ये चीज कितने की बेचते हो, ठीक है, ये फॉर सेम प्रोडक्ट्स के ऊपर अप्लाई होगा ये। ऑब्जर्वेबल प्राइसेस के मेथड से भी आप निकाल सकते हो ये स्टैंड अलोन प्राइसेस। ये आपके पास जनरल थ्योरी दी हुई है, तो वो थ्योरी भी मैं एक किस्म की कवर कर रहा हूँ। फिर आप एस्टिमेटेड स्टैंड अलोन प्राइसेस भी निकाल सकते हो। वो कैसे निकाल सकते हो एस्टिमेटेड स्टैंड अलोन प्राइसेस? उसके लिए आपके पास मजीद मेथड है कि मार्केट असेसमेंट अप्रोच भी देख सकते हो कि भाईजान मार्केट में चेक कर लो, मार्केट में चेक कर लो, इवेल्युएट द मार्केट इन विच सच गुड्स आर सोल्ड। ठीक है, क्या करेंगे हम, मार्केट असेसमेंट अप्रोच लगा लेंगे, मार्केट में देखेंगे कि हम जो गुड्स बेच रहे हैं वो मार्केट में कितने की बिक रही है, तो हम कहेंगे हमारी स्टैंड अलोन प्राइसेस वही होगी। हमारे जैसा मोबाइल, हम नोकिया के मोबाइल बेच रहे हैं, मार्केट में कितने का बिक रहा है, हम कोई मशीन बेच रहे हैं, शेविंग मशीन बेच रहे हैं, अगर हम इतने की बेच रहे हैं और मार्केट में सेम टू सेम डिट्टो कॉपी मशीन कितने की बिक रही है, तो वो हमारी स्टैंड अलोन प्राइसेस। अगर हमें जो चीज हम बेच रहे हैं उसकी स्टैंड अलोन प्राइसेस किसी और तरीके से भी निकाल सके, किस तरीके से निकाल सकते, कॉस्ट प्लस अप्रोच। कॉस्ट में हम मार्कअप या मार्जिन को ऐड कर दें तो हमारे पास पता लग जाएगी, मार्कअप या मार्जिन को ऐड कर दें, मिसाल के तौर पर हमें पता लगा कि हम ये मशीन जो मार्केट से खुद खरीद के ले गए हैं ना, हमें 100 रुपए की पड़ी है, अब हमारी इसकी स्टैंड अलोन प्राइस मतलब हम कितने की इसको बेचनी है, तो हम क्या करेंगे, इस कॉस्ट के अंदर इसकी स्पेसिफिक परसेंटेज डाल देंगे मार्जिन या मार्कअप के तौर पर, ठीक है, जितना परसेंट हम कमाना चाहते हैं। मार्केट असेसमेंट अप्रोच में ये भी थी कि हम ये देख लें कि फॉर एग्जांपल हम मशीन जो ले गए हैं, हमारी मशीन को मिलते हैं मार्केट में जो हमारी हमारी तरह की एक मशीन है, हम जो मशीन ले गए हैं ना, ये बियर्ड, बियर्ड की स्पेलिंग अब सही कर लेना, बियर्ड को शेव करने वाली मशीन है, दाढ़ी को साफ करने वाली मशीन है। इसी तरीके की मशीन ना मार्केट में मिलती है, ठीक है, और उसकी प्राइसेस 100, और उसको जो रेटिंग मिलती है ना वो 9/10 मिलती है, और जो हमारी मशीन है ना उसको जो रेटिंग मिलती है 8/10 मिलती है। तो हम कहेंगे कि भाईजान हम अपनी प्राइस निकाल लेंगे, हम कहेंगे कि ये 9/10, अगर 9/10 हम करेंगे तो क्या आ जाएगा कि 9/10 वाली को जो रेटिंग मिल रही है, तो 8/10 वाली को बताओ कितनी रेटिंग मिलेगी, 8/10 वाली को बताओ कितनी रेटिंग मिलेगी। तो हम इससे भी डिटरमिन कर सकते हैं कि हमें जो रैंकिंग मिली है वो 8 में से कितने पॉइंट में थे। इसको हम कैसे करेंगे, ये देखो सिंपल तरीका बता देता हूँ यार, कि ये जो 100 रुपये प्राइस है ना, ये उसकी प्राइस है जिसको 9 रेटिंग मिली है, तो हमें बताओ 8 वाली को कितनी रेटिंग मिलेगी, तो हम इस तरीके से भी अपनी प्राइस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया तरीका। उसके बाद एक है रेजिडुअल अप्रोच, तो ये सिर्फ नाम आपने याद कर लेने हैं, ठीक है, इसकी में डिटेल में जाने की बात नहीं है। रेजिडुअल अप्रोच एक फजूल सी अप्रोच होती है, ठीक है, कहीं मुझे अगर इसका कहीं क्वेश्चन नजर आया तो फिर मैं जरूर शेयर करूंगा। अच्छा, ये थी हमारी स्टैंड अलोन प्राइसेस के ऊपर बातें, और अभी हम आते हैं जो हमारा नए छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट हैं उनकी तरफ आते हैं। ठीक है, इन छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स को कवर करते हैं और फिर हम अपने मेन कॉन्सेप्ट की तरफ जाएंगे। अच्छा जी, अब हम अभी तक ना हम जो सवाल देखते आए हैं ना, देखो हमारा पूरा ध्यान किस चीज के ऊपर है, हमने रेवेन्यू को कैसे रिकॉग्नाइज करना है, रेवेन्यू रेवेन्यू रिकग्निशन। यार ये इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है रेवेन्यू रिकग्निशन की? भाई होगी ही ना, जब हमारा जो पीएनएल बन रहा होता है, जब हमारा पीएनएल बन रहा होता है उसमें ये सेल की फिगर तो होती है। अगर हमारा हम जे डॉट है, हमारी जे डॉट की 1 बिलियन की सेल्स आ रही है, तो पूरी मार्केट में हम बैनर लगा के धूम मचा देंगे कि भाई देखो 1 बिलियन की सेल्स कर दी हमने, देखो भाई 1 बिलियन की सेल कर दी। तो हम सेल्स को ओवरस्टेट करने के लिए, ठीक है, इस सेल की फिगर अगर सही नहीं निकली तो प्रॉफिट की फिगर सही नहीं निकली, अगर प्रॉफिट की फिगर सही नहीं निकली तो उसका क्या मतलब है, हमारे पास टैक्स की फिगर सही नहीं निकली, और अगर टैक्स की फिगर सही नहीं निकली तो हमारी जो गवर्नमेंट है, ठीक है, उस गवर्नमेंट को क्या होगा, बहुत ज्यादा नुकसान होगा, तो वो अपने नुकसान को बर्दाश्त नहीं कर सकती। लिहाजा वो हमें कहती है कि भाईजान अच्छे अच्छे स्टैंडर्ड अप्लाई करो और अपना दिमाग खपा के फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया करो। ठीक है, अच्छा जी, ये तो थी बातें रेवेन्यू रिकग्निशन हमारा पॉइंट इन टाइम भी हो सकता है, ठीक है, पॉइंट ओवर टाइम भी हो सकता है, पॉइंट ओवर टाइम कह रहा हूँ, ओवर टाइम भी हो सकता है।
अच्छा जी, ये इसकी एग्जांपल मैं बता देता हूँ। ओवर टाइम का मतलब क्या था कि जब हमने फॉर एग्जांपल सबसे पहला सवाल किया था, हमने कहा था कि हमने जो होंडा है ना, होंडा ने एक बाइक सेल की थी, ठीक है, 7 ट्यूनिंग सर्विसेज दी थी, 3 ट्यूनिंग सर्विसेज दी थी, टीएस ट्यूनिंग सर्विसेज हमने प्रोवाइड की थी। तो हमने कहा था कि अभी हमने रेवेन्यू तब बुक करना है जब हम चीज का रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर कर दें, रिस्क एंड रिवार्ड को ट्रांसफर करते हैं। अगर हम गुड्स की जो है ना, गुड्स नहीं बेच रहे, हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। जब हमने सर्विसेज प्रोवाइड कर दी, ठीक है, सर्विसेज प्रोवाइड कर दी है, सर्विसेज रेंडर्ड कर दी, तो हमने उसके उसी टाइम पे हमने क्या कर लेना, अपना रेवेन्यू को रिकवर कर देना है। बेशक हमें पैसे अभी मिले ना हो या ना मिले, पैसे मिल गए हो तो हम कैश डेबिट कर देंगे, और अगर हमें पैसे ना मिले हो तो अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट करके अपने पास रेवेन्यू को रिकॉर्ड कर लेना। तो हमने इसमें क्या पढ़ा था कि भाईजान बाइक तो हमने उसी टाइम दे दी थी, तो हमने क्या किया था कि हमें पैसे जो मिल गए ना, हमने उसको कैश डेबिट कर दिया। फॉर एग्जांपल 100 रुपए हमें मिला था, तो हमने बाइक का रेवेन्यू कैसे बुक किया था कि जो चीज जिसका रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर हो गया, उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल 70 रुपए की बाइक थी, तो उसका उसका जो है ना रेवेन्यू उसी टाइम, पॉइंट इन टाइम पे उसी टाइम रिकॉर्ड करो जिस टाइम तुम रिस्क एंड रिवार्ड के ऊपर ट्रांसफर कर रहे हो, रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर कर रहे हो। तो पॉइंट इन टाइम का मतलब होता है कि जब तुम रिस्क एंड रिवार्ड को ट्रांसफर करो, उस डेट के ऊपर तुमने क्या करना है, रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करना है। और ओवर टाइम का क्या मतलब होता है कि जो तुम ट्यूनिंग सर्विसेज है, ट्यूनिंग सर्विसेज तुमने 30 रुपए की ट्यूनिंग सर्विसेज है मिसाल के तौर पर, उसको अपने पास लाइबिलिटी के तौर पे बुक कर लिया था, कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी, ठीक है। तो जैसे एक साल गुजरे, ये 3 ट्यूनिंग सर्विसेज के थे ना, तो एक के कितने बनेंगे, 10। तो हम कहेंगे कि ये लाइबिलिटी को खत्म करेंगे हम 10 रुपए से, और अपने पास रेवेन्यू को रिकॉर्ड करेंगे। तो जैसे जैसे वो क्या हो, जैसे जैसे बेनिफिट लेता जाए हमारा कस्टमर, हमारा तो हम क्या करेंगे उसको, हम उसका रेवेन्यू को रिकॉर्ड करेंगे ओवर टाइम विद द पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है। जैसे जैसे हम कस्टमर यूटिलाइज करता जाए सर्विसेज को, ठीक है, हम उसका रेवेन्यू कैसे रिकॉर्ड कर लेंगे, ओवर टाइम। अच्छा, तो फिर जैसे दूसरा साल आएगा, दूसरे साल उसने ट्यूनिंग सर्विसेज ले रही, तो हम क्या करेंगे, दूसरे साल का रेवेन्यू को रिकॉर्ड कर लेंगे, लायबिलिटी को खत्म करेंगे 10 से, और रेवेन्यू को रिकॉर्ड करेंगे 10 से। इसी तरीके से तीसरे साल। अच्छा, अब हम इसके बारे में ना जो स्टैंडर्ड की वर्डिंग्स है ना, डायरेक्ट वो याद कर लेते हैं, ठीक है, वो पढ़ लेते हैं वहां से। आपने इस वर्डिंग्स को ना अच्छे तरीके से अपने माइंड के अंदर रखना। इस वर्डिंग इस वर्डिंग्स में से ना अक्सर सवाल जवाब आ जाते हैं, ठीक है। उस वर्डिंग्स में आपके पास से वो घुमाएगा, आपको वर्ड जरा से चेंज होंगे तो सारी कहानी और सारे सवालों के मतलब चेंज हो जाया करेंगे। तो आपने इसके ऊपर जरा कान खोल के, दिमाग खोल के आपने ध्यान देना। सबसे पहले हम रेवेन्यू रिकग्निशन देख लेते हैं। अच्छा, वो कह रहा है रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन। भाईजान रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज होता है, पहले अपने आप से पूछो। व्हेन, जब हम गुड्स का जो ट्रांसफर है, कंट्रोल है, उसको ट्रांसफर कर देते हैं, या फिर अगर हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, सर्विसेज रेंडर कर देते हैं, ठीक है। एक्रूअल बेसिस पे हम चलते हैं, बेशक पैसे हमें आए या ना आए, ठीक है। हम क्या करते हैं, रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन द एंटिटी सेटिस्फाई अ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। हमने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को सेटिस्फाई कर दिया, बाइक हमने दे दी, बाय ट्रांसफरिंग। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को कैसे सेटिस्फाई किया कि हमने ट्रांसफर कर दिया प्रॉमिस गुड्स और सर्विसेज कस्टमर को हमने जब दे दी। तो हम क्या करेंगे, रेवेन्यू को किस तब रिकॉग्नाइज करेंगे, कब करना है रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज, जब आप प्रॉमिस गुड्स और सर्विसेज दे दो, ट्रांसफर कर दो कस्टमर को। अच्छा जी, फॉर ईच परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आइडेंटिफाइड एन एंटिटी मस्ट डिटरमिन एट द कॉन्ट्रैक्ट इंसेप्शन। भाईजान कॉन्ट्रैक्ट इंसेप्शन के टाइम पे, मतलब जब तुम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो किसी बंदे के साथ, तब देख लो कि आया तुम कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, आया तुम उसको बाइक दे रहे हो, ठीक है। अगर तुम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो तो उसका रेवेन्यू तुम ओवर टाइम बुक करोगे, ठीक है। अगर तुम कोई क्या नाम लेते हैं, उसको कोई गुड्स डिलीवर कर रहे हो, तो उसका तुम जो है ना रेवेन्यू कब बुक करोगे, पॉइंट इन टाइम बुक करोगे। अब इसकी एग्जांपल हम ऐसे ले लेते हैं, एक ये हमारी कंपनी है, ठीक है, इसी कंपनी है जी शिराज साहब की, ठीक है। ये शिराज साहब की कंपनी है, शिराज साहब ने ना आया रखी हुई है, आया समझते हो ना आप, जो आंटियां होती हैं, जो क्या करती हैं जी, ये जो कपड़े शपड़े धो देती हैं, सफाइयां कर देती हैं। शिराज खिदर अयाज साहब जो है ना, सॉरी शिराज खान जो है, ठीक है, शिराज खान मलिक साहब जो है, शिराज खान मलिक साहब हैं, इन्होंने अपनी फर्म का नाम रखा हुआ है SKM, शिराज खान मलिक, ठीक है। अच्छा शिराज, मैं पहले ही आपसे थोड़ा सा एक्सक्यूज कर लेता हूँ, अगर आपको ये मजाक बुरा लग रहा है तो कोई बात नहीं, बुरा लगना चाहिए, ठीक है। तो शिराज खान मलिक साहब जो है, शिराज खान मलिक साहब ने क्या किया, 200 आंटियां अपने पास हायर की हुई हैं, वो क्या करती हैं जी, क्लीनिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और शिराज साहब के पास एक क्लीनिंग इंडस्ट्री है, क्लीनिंग कंपनी है, ठीक है, उसका नाम क्या है, SKM शिराज खान मलिक, ठीक है। अब ये आपने ग्रुप में शिराज से जवाब लेना है कि खान मलिक क्या होता है। अच्छा जी, इस सारी सिचुएशन में एक और कंपनी है जी, हॉस्पिटल है, ये हॉस्पिटल जी किसका जी, खतीजा का हॉस्पिटल है जी, स्पेलिंग के लिए माजरत। अच्छा जी, तो खतीजा ने इनके साथ कांटेक्ट किया जी, और कहा कि ना आपने ना शिराज
200 की 200 आंटियां ने मेरे हॉस्पिटल में भेजनी है। मेरा हॉस्पिटल बहुत बड़ा है, हाई स्टैंडर्ड पे बना हुआ है। आगा खान हॉस्पिटल की मैंने ब्रांच यहाँ पे सब आउटलेट ले लिया है और उनको मैं रॉयल्टी वगैरह देती हूँ, ठीक है। तो आपने ना क्या करना है, मुझे 200 आंटियां प्रोवाइड करनी है, और वो जैसे जैसे हम, मैं आपको ना बदले में $1 लाख प्रोवाइड करूंगी। तो शिराज ने कहा ठीक है, ओके, डील डन। तो हम जी अब सर्विसेज प्रोवाइड करने लगे हैं। SKM क्या करेगा जी, के को क्या करेगा, तो के मतलब खतीजा, खतीजा को क्या करेगा, 200 आंटियां प्रोवाइड करेगा जो क्लीनिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है, वहां जाके झाड़ू पोछा करेंगी, ठीक है। और वो इनको बदले में क्या देंगी जी, $1 लाख। तो इस वाली सिचुएशन के अंदर क्या होगा, अब आपने अपने आप से पूछना है कि हम पॉइंट इन टाइम पे रेवेन्यू बुक करेंगे, पॉइंट ओवर टाइम पे। तो जवाब क्या होगा इसका जी, पॉइंट ओवर टाइम, पॉइंट ओवर टाइम, ठीक है। बेशक ये ₹1 लाख हमें एक साथ मिल गया है, बेशक ये ₹1 लाख हमें एक साथ मिल गया। तो जैसे 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 ये ₹1 लाख फॉर एग्जांपल 2 साल के लिए मिला, तो 2 साल में कितने महीने होते हैं जी, 24 महीने। जैसे एक महीना गुजरेगा तो हम रेवेन्यू बुक करते जाएंगे। अगर एक साल गुजर गया तो एक साल का रेवेन्यू हम बुक कर लेंगे। हम कहेंगे जी एक 24 महीनों का रेवेन्यू है, तो 12 महीने गुजर गए तो हमने क्लीनिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर दी है, तो हम इसका रेवेन्यू बुक कर लेंगे। तो ये था जी सारा एक एग्जाम्पल, ठीक है। थोड़ा सा साथ मजाक, ताकि आप लोगों का मूड थोड़ा सा फ्रेश हो जाए। और किसी को अगर गुस्सा लगना लग रहा है तो उसको बेशक गुस्सा लगे। अच्छा जी। अच्छा जी, तो थोड़ा बैकग्राउंड नॉइसेस को ना आपने इग्नोर करना है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम जी आगे पढ़ने लगे हैं। वो क्या था जी, फॉर ईच परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन द एंटिटी मस्ट डिटरमिन एट द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट की इंसेप्शन डेट के ऊपर हमें डिटरमिन करना चाहिए वेदर इट सेटिस्फाई द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ओवर टाइम। ओवर टाइम चिराग साहब को पहले डिटरमिन करना चाहिए क्या कि वो ओवर टाइम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं या पॉइंट इन टाइम के ऊपर सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। पॉइंट इन टाइम के ऊपर अगर हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसमें हम रेवेन्यू को कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे। पहला, if a performance obligation is satisfied point in time, then the entity must determine that the point in time, वो पॉइंट डिटरमिन करो, पॉइंट डिटरमिन करो जिस टाइम पे द कस्टमर ऑब्टेन द कंट्रोल ऑफ द प्रॉमिस गुड्स एंड सर्विसेज। प्रॉमिस गुड्स और सर्विसेज, प्रॉमिस गुड्स ये एसेट का जो कंट्रोल हमारा ट्रांसफर हो जाएगा कस्टमर के पास, वो पॉइंट को डिटरमिन करो। वो पॉइंट का क्या मतलब है जी, वो डेट जिस दिन तुमने होंडा वालों, जिस दिन तुमने मोटरसाइकिल दे दी, उसके हाथ हैंड ओवर कर दी, उस दिन तुमने अपने पास रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करना है। किस दिन रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करना है, पॉइंट इन टाइम का मतलब वो डेट, उस दिन तुमने रेवेन्यू की एंट्री करनी है अपने पास। अच्छा जी, अब यहाँ पे सारी बात पता लग गई। ये सारी बात है जी कंट्रोल के ऊपर। आगे बात जी, कंट्रोल हमें कैसे पता लगेगा जी, कंट्रोल ट्रांसफर हो गया किसी चीज का, बड़ी देर से आप लगे हो जी कंट्रोल कंट्रोल। मैंने इसके ऊपर पहले बड़ी लंबी बातें की थी कंट्रोल ट्रांसफर होने में। कंट्रोल का मतलब कि भाईजान उस चीज का बेनिफिट, उस एसिड का बेनिफिट आप कस्टमर का, उस एसिड का नुकसान भी आप कस्टमर का। तो हम कहेंगे जी कंट्रोल क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया। कंट्रोल ऑफ एन एसिड रेफर टू द एबिलिटी टू डायरेक्ट यूज। भाईजान अब इसका डायरेक्ट यूज कौन कर सकता है। अब हमने ये मोटरसाइकिल कस्टमर को दे दिया, अगर तो कस्टमर उसका डायरेक्ट यूज कर सकता है तो हम कहेंगे कंट्रोल ट्रांसफर हो गया। अगर अभी भी एंटिटी एंटिटी के पास कंट्रोल है, एंटिटी उसका डायरेक्ट यूज कर सकती है, तो भाईजान कंट्रोल अभी सिर्फ एंटिटी के हाथ में। और डायरेक्ट यूज एंड ऑब्टेन द सब्सटेंशियली ऑल रिमेनिंग बेनिफिट, जितने भी बेनिफिट आने हैं भाईजान, अगर कस्टमर को आना है तो हम कहेंगे सारे कस्टमर को बेनिफिट आना है तो कंट्रोल ट्रांसफर हो गया। और अगर एंटिटी को आने हैं वो बेनिफिट, हम कहेंगे कंट्रोल ट्रांसफर नहीं हुआ। तो इसके लिए उसने कुछ कंडीशन बताई है जो बड़ी बकवास सी फजूल सी कंडीशन है, तो हम उनको एक बार पढ़ लेते हैं। तो उसने कहा भाईजान मैं आपको बताता हूँ कि जब ये सारी सिचुएशन होगी ना तो आप समझ लेना कि एसेट का कंट्रोल ट्रांसफर हो गया। हमने कहा अच्छा जी बता दो। तो हम यहाँ सबसे पहले लिख लेते हैं तारीखी जुमला बी, ठीक है। ये पढ़ने के बाद हम बोलेंगे। अच्छा जी, पहले ही उसने कहा कि यार ये जो मैं सिचुएशन आपको बताने लगा हूँ ना, इसमें आपको पता लगेगा कि एंटिटी ने ना, ये इंडिकेटर्स है किस चीज के, एंटिटी ने ट्रांसफर कर दिया कंट्रोल। एंटिटी ने जो गुड्स है ना वो डिलीवर कर दिया। अच्छा जी, हमने कहा बताओ जी पहली बात, हमने कहा जी फरमाएं। उन्होंने कहा जी द एंटिटी हैज प्रेजेंट राइट टू पेमेंट फॉर द एसेट। एंटिटी कहती फिर रही है मोहल्लों में, चीखती फिर रही है मुझे पेमेंट चाहिए, मुझे पेमेंट चाहिए, मुझे पेमेंट चाहिए। लोग उसको रोक के पूछते हैं क्या हुआ, वो कह रही मुझे पेमेंट चाहिए, होंडा वाले मुझे पेमेंट चाहिए। तो उन्होंने पूछा कि भाई मोटरसाइकिल देती है, उन्होंने कहा हाँ भाई पागल तो नहीं हूँ, मोटरसाइकिल दी होगी तो मैं पेमेंट के लिए चीख रहा हूँ। कह रहे अगर एंटिटी चीखती फिर रही है कि मुझे पेमेंट चाहिए, तो इसका मतलब है कि भाईजान अब उसने गुड्स को डिलीवर कर दिया है, जो प्रॉमिस गुड्स थी उसका कंट्रोल उसने ट्रांसफर कर दिया। हमने कहा वाह बी बड़ी बात बताई भाई तुमने हमें। अच्छा जी, अगली बात, फिर द कस्टमर हैज लीगल टाइटल ऑफ द एसेट, या फिर कस्टमर गली मोहल्ला में उस मोटरसाइकिल, होंडा मोटरसाइकिल का कर रहा है, उसका लीगल ओनरशिप का जो पेज है, मतलब वो सफा जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि भाईजान ये मोटरसाइकिल अब इस बंदे के नाम शिराज खान खिजर के नाम हो चुकी है। तो अब वो शिराज साहब वो गली मोहल्लों में वो लेके घूम रहा है, देखो जी 125 मैंने ले लिया, 125 मैंने ले लिया, 125 मैंने ले लिया, ठीक है। या हमारे ओन साहब, उनको अगर हमारी HP कंपनी ने लैपटॉप ट्रांसफर कर दिया तो वो लैपटॉप की स्लिप लेके घूमता फिर रहा है।
तो इससे भी पता लगता है कि भाईजान कंट्रोल ट्रांसफर हो चुका है कस्टमर को। तो हमने फिर कहा कि बड़ी बात बताई भाई जो तुमने हमें। फिर उसके बाद एंटिटी हैज ट्रांसफर्ड फिजिकल पोजेशन ऑफ द एसेट। लो जी, इससे भी बड़ी बात, बहुत बड़ी बात बता दी। एंटिटी ने अगर भाईजान फिजिकल पोजेशन दे दी है किसी चीज की, तो उसका मतलब है कंट्रोल ट्रांसफर हो गया। ये सारे इंडिकेटर्स हैं। हमने कहा यार हमें पता है ये सारी बातें, क्या अजीब सी बातें बता रहे हो आप। जी लास्ट दो बातें पढ़ते हैं। द कस्टमर हैज द सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवार्ड ऑफ द ओनरशिप। सारे रिस्क एंड रिवार्ड अगर 1 to 5 की दीवार में ठा करके लगा और उसकी बत्तियां शतियां टूट गई और उसकी टैंकी फट गई, अल्लाह ना करे, तो उसका नुकसान भी किसके पास जाएगा? शिराज के पास। और अगर वो 1 to 5 लाख रुपए की बजाय 2 लाख रुपए का सेल हुआ, तो उसकी जो बेनिफिट्स है वो भी शिराज लेगा। तो हम कहेंगे इस केस में भी हमें पता लग जाता है कि रिस्क एंड रिवार्ड शिराज भाई यानी कस्टमर के पास ट्रांसफर हो चुके हैं। रेवेन्यू बुक कर लो। और द कस्टमर हैज एक्सेप्टेड द एसेट। हम हम जी होंडा वाले, और हम होंडा वालों ने जाके शिराज को 1 to 5 दिया। शिराज ने कहा ठीक है यार रख लेता हूँ, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो हम कहेंगे अच्छा जी, अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया एसेट को, तो तब भी हमने जो चीज है ना उसको कंट्रोल ट्रांसफर कर दिया। तो ये बातें थी छोटी छोटी सी। हमने इसमें पूरे सिनेरियो में क्या करना है? पॉइंट इन टाइम पे रेवेन्यू बुक करना है। पॉइंट इन टाइम का मतलब ये जिस जिस डेट के ऊपर आपने कंट्रोल ट्रांसफर कर दिया, कंट्रोल ट्रांसफर कर दिया, ये उसके इंडिकेटर्स हैं। इसमें से बताया होगा कि यार एक एबीसी कंपनी है, एबीसी कंपनी ने एक जो है ना कस्टमर को ना एक ऐसे ट्रांसफर किया और कस्टमर ने ना उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो अब बताओ रेवेन्यू को डेट किस किस टाइम पे रिकॉर्ड करना चाहिए? पॉइंट इन टाइम के ऊपर, पॉइंट ओवर टाइम के ऊपर। तो इस तरीके से वो छोटे छोटे वर्ड्स को यूज करेगा और आपसे सवाल पूछेगा। वो कहेगा कि फिजिकल पोजेशन ट्रांसफर हो चुकी है, बताओ कब बुक करना चाहिए? हम कहेंगे पॉइंट इन टाइम। वो आपको घुमा के कहेगा, घुमा फिरा के कहेगा कि हमारी जो एंटिटी है ना उसके ऊपर कोई प्रेजेंट उसके पास कोई प्रेजेंट ऑब्लिगेशन नहीं है कोई चीज को डिलीवर करे, बस उसके पास एक राइट है पेमेंट का। तो हम कहेंगे इस केस के अंदर भी हमने पॉइंट इन टाइम पे रेवेन्यू बुक करना है। जिस डेट के ऊपर हमने कंट्रोल ट्रांसफर किया उस दिन हमने क्या करनी है? रेवेन्यू की एंट्री करनी है। बेशक पैसे मिले हों या पैसे ना मिले हों। अच्छा जी, अब दूसरी सब देख लेते हैं दूसरी तरफ कि हमने पॉइंट ओवर टाइम पे कब रेवेन्यू बुक करना है। अच्छा जी, हमने पॉइंट ओवर टाइम के ऊपर कब रेवेन्यू बुक करना है। अच्छा जी, इसमें अब जी सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सेटिस्फाइंग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ओवर टाइम। ओवर टाइम हमने कैसे बुक करना है? अगर एंटिटी ट्रांसफर द कंट्रोल एंड एंटिटी ट्रांसफर द कंट्रोल ऑफ गुड एंड सर्विसेज ओवर टाइम एंड देयरफॉर सेटिस्फाई परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन एंड रिकॉग्नाइज रेवेन्यू ओवर टाइम इफ वन ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया इज मेट। अगर इनमें से कोई एक भी क्राइटेरिया मीट हो रहा ना भाईजान, इनमें से एक भी क्राइटेरिया अगर मीट हो रहा है, तो कंपनी क्या करेगी? ओवर टाइम रेवेन्यू बुक करेगी। तो सर हमें बताओ बाय डिफॉल्ट मेथड कौन सा है? बाय डिफॉल्ट मेथड कौन सा है रेवेन्यू बुक करने का? तो हम कहेंगे बाय डिफॉल्ट मेथड रेवेन्यू बुक करने का कौन सा होगा? बाय डिफॉल्ट रेवेन्यू मेथड कौन सा होगा? हमारा पॉइंट इन टाइम। हमारा पॉइंट इन टाइम। अच्छा जी, एक सेकंड के लिए रुकिएगा। अच्छा जी, हम कंटिन्यू करते हैं अपनी बात को। बाय डिफॉल्ट मैं बता रहा था पॉइंट इन टाइम मेथड है हमारा, ठीक है। लेकिन अगर इनमें से पॉइंट इन टाइम है हमारा मेथड, जब जिस डेट पे हमने कंट्रोल ट्रांसफर किया उस डेट के ऊपर हमने रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करना है। लेकिन अगर ऐसा हो कि इनमें से कोई भी कंडीशन, एक भी कंडीशन मीट हो रही है, तो हमने ओवर टाइम रेवेन्यू को क्या कर लेना? बुक कर लेना। इफ वन ऑफ द कंडीशन आर मेट। पहली कंडीशन क्या है? कि अगर इफ द कस्टमर साइमल्टेनियसली रिसीव्स एंड कंज्यूम द बेनिफिट प्रोवाइडेड बाय द एंटिटी परफॉर्मेंस एज द एंटिटी परफॉर्म। भाईजान ऐसा हो कि हम एंटिटी अपनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को आहिस्ता आहिस्ता प्रोवाइड कर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को सेटिस्फाई करती जा रही है, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को आहिस्ता आहिस्ता सेटिस्फाई करती जा रही है। और जो कंज्यूमर है हमारा, कंज्यूमर से मुराद हमारा कस्टमर, ये जो इस सर्विसेज से फायदा ले रहा है, वो उसके बेनिफिट्स को कंज्यूम करता जा रहा है। जैसे कि हमारी एग्जांपल में एसकेएम जो था, ठीक है, वो केके को क्या कर रहा था? क्लीनिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा था।
तो जैसे जैसे वक्त गुजरने के साथ साथ क्लीनिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे, तो हम कह रहे थे 2 मंथ गुजर गए हैं, तो जैसे जैसे वो क्लीनिंग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये वैसे वैसे बेनिफिट ले रहे हैं। तो इस केस के अंदर हमने रेवेन्यू को कैसे रिकॉग्नाइज करना था, पॉइंट ओवर टाइम के ऊपर। कैसे, पॉइंट ओवर टाइम के ऊपर, ठीक है। और उसके बाद द एंटिटी परफॉर्मेंस क्रिएट, एंटिटी की जो परफॉर्मेंस है क्रिएट्स, आप क्रिएट कर रही है, इनहांस कर रही है, मतलब हमने कोई नया एसेट उसको बना के दे रहे हैं या पहले से बने हुए एसेट को हम इनहांस करके दे रहे हैं, उसके अंदर कुछ इंप्रूवमेंट्स करके दे रहे हैं, ठीक है। एंटिटी की परफॉर्मेंस एक ऐसा एसेट क्रिएट करिए दैट द कस्टमर कंट्रोल्स। अब इसकी एग्जांपल ऐसे है कि जो हमने एग्जांपल पढ़ी थी कि सबूर एक बिल्डिंग फैक्ट्री बना के दे रहा था उस जमीन के ऊपर जो जावेदान के पास थी, ठीक है। हम यहाँ एक फैक्ट्री बना के दे रहे थे, तो ये जमीन किसकी, जावेदान की, यहाँ कंट्रोल किसका होगा, जावेदान का। अब भाईजान हमने कोर्ट के पास जाके कहना कि कोर्ट साहब हमारे जो पैसे दिलवा दो, हमने इसकी फैक्ट्री की बिल्डिंग बना दी है, तो हमने तो रेवेन्यू को कोई रिकॉग्नाइज ही नहीं किया था, हमने सोचा था कि फैक्ट्री बना के दे रहे हैं, तो कोर्ट के गए भाईजान आपको जब पता था कि जमीन उसकी है, इख्तियार उसका चलेगा सब कुछ, तो आपको चाहिए था कि जैसे जैसे आप कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट लगा रहे हो वैसे वैसे आप रेवेन्यू को रिकॉर्ड करते रहो। तो बात को अगर मैं सिंपल एज इट इज रखूं कि अगर हम एक एसिड बना के दे रहे हैं और वो एसिड पूरी तरह कंट्रोल में किसके है, हमारे कस्टमर के कंट्रोल के अंदर है, तो जैसे जैसे वक्त गुजरता जाए, जैसे जैसे वक्त गुजरता जाए, वक्त गुजरने के साथ साथ आप क्या करना है, अपने रेवेन्यू को ओवर टाइम रिकॉर्ड करते जाना है। हमने एक प्लाजा है, एक प्लाजे के अंदर हमने ये 5 मंजिला प्लाजे के अंदर हमने एक रेजिडेंशियल अपार्टमेंट बना के देना है, एक रेजिडेंशियल अपार्टमेंट बना के देना है। तो ये पूरे का पूरा प्लाजा किसका है जी, पूरे का पूरा प्लाजा किसका है, हमारे कस्टमर का। तो हम क्या इसमें से रेजिडेंशियल अपार्टमेंट उखाड़ के लेके जा सकते, नहीं जी नहीं लेके जा सकते। अगर हम इस प्लाजे के अंदर हमने पाँव भी रखा तो वो हमारे पाँव तोड़ देगा, वो हमारे पाँव तोड़ देगा, ठीक है, वो बहुत बड़ा बदमाश है। तो हम क्या करेंगे, जैसे जैसे हम वक्त गुजरता जाएगा ओवर टाइम अपने रेवेन्यू को रिकॉर्ड करेंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि एक बार प्लाजा पूरा बन जाए फिर उसके बाद जिस दिन प्लाजा बनेगा उस दिन हम अपने पास रेवेन्यू रिकॉर्ड करें, नहीं। अगर हमने 12 महीनों का काम पूरा कर लिया है और 24 महीने लगने हैं टोटल, तो 12 महीनों का रेवेन्यू को रिकॉर्ड कर लो अपने पास। अच्छा जी, लेकिन एंटिटी की परफॉर्मेंस डज नॉट क्रिएट, अच्छा यहाँ 2 नेगेटिव मिलते हैं तो एक पॉजिटिव साइन बन जाता है। अब इस सेंटेंस का मतलब समझना, तो कह रहा था एंटिटी परफॉर्मेंस डज नॉट क्रिएट एन एसिड विद विद एक ऐसा एसिड बना रही है, एक ऐसा एसिड नहीं बना रही है जिसका कोई अल्टरनेटिव यूज हो। मिसाल के तौर पर हमने क्या किया, एक सैटेलाइट बना के दिया नासा वालों को, वो सैटेलाइट उल्टी भी घूमती है, सीधी भी घूमती है, उसके अंदर बत्तियां भी चलती हैं, उसमें छैया छैया वाला जो गाना भी चलता है, ठीक है। तो वो ऐसी सैटेलाइट है जो ना हमारे किसी काम की है, जो ना हमारे किसी काम की है, ना हम उसको मार्केट में बेच सकते हैं, ना हम उससे कोई फायदा ले सकते हैं। तो अगर ये सारी सिचुएशन हमारी मीट हो रही है तो तब भी हम क्या करेंगे कि एंटिटी जो प्रोवाइड कर रही है, गुड्स या ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है कि जो उसके काम की नहीं है, बाद में जो उसके किसकी क्या है, काम की नहीं है। मिसाल के तौर पर हम क्या करेंगे, द एंटिटी परफॉर्मेंस डज नॉट क्रिएट एन एसिड, एसिड नहीं क्रिएट कर रहा विद जिसका कोई अल्टरनेटिव यूज ही नहीं है। एक ऐसा एसिड क्रिएट, 2 नेगेटिव होकर एक पॉजिटिव बात होगी, ठीक है। एक ऐसा एसिड क्रिएट हो रहा है जिसका कोई अल्टरनेटिव यूज ही नहीं है, और द एंटिटी हैज इनफोर्सेबल राइट टू द पेमेंट, एंटिटी के पास इनफोर्सेबल राइट है कि भाईजान जितना काम कर लिए ना उस डेट तक की पेमेंट को लेने का राइट हो। अब पेमेंट मिले ना मिले वो अलग बात है, राइट का मतलब ये है कि हम वही चर्च वाली एग्जांपल कि कानून के पास जाके हम कानून के पास जाके कह सकेंगे भाईजान हमने इतना काम कर दिया, हमें इतनी की पेमेंट, इतनी अमाउंट की पेमेंट हमें मिलनी चाहिए, ठीक है, इतनी पेमेंट का हम राइट रखते हैं अपने पास। तो अगर ये तीनों कंडीशन में से एक कंडीशन भी मीट हो रही है तो हम ओवर टाइम रेवेन्यू को रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, ओवर टाइम रेवेन्यू को रिकॉर्ड करेंगे। या तो हम साइमल्टेनियसली सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ट्यूनिंग सर्विसेज दे रहे हैं और वो बंदा भी साथ साथ ट्यूनिंग सर्विसेज लेता जा रहा है, तो ओवर टाइम रेवेन्यू को रिकॉर्ड कर लो। दूसरे नंबर पे हम एक ऐसा एसिड बना के दे रहे हैं, उस जगह पे बना के दे रहे हैं जो एसिड की जो हमारे कस्टमर के कंट्रोल में है, तो भाईजान हमारी वहाँ कहाँ चलेगी, हम उस एसिड को उखाड़ के तो नहीं लेके जा सकते, ठीक है। दूसरे नंबर पे हम एक ऐसा एसिड क्रिएट करके दे रहे हैं जो भाईजान हमारे किसी काम का नहीं है, ना मार्केट में सेल हो सकता है, ठीक है, सैटेलाइट बना के दे दिया, वो हम स्पेशलाइज किस्म की सैटेलाइट है, वो छैया छैया करेगी, पिंक कलर की उसके अंदर से बत्तियां निकलेंगी, गोल गोल घूमेगी वो, ठीक है, वो स्काई की तस्वीरें लेगी, घूमती फिरेगी, कभी चलेगी कभी नहीं चलेगी, ऐसी कस्टमाइज से हमने बना के दिया सैटेलाइट। तो वो किसी और बंदे के काम की नहीं है, लेकिन उसमें हमारी शर्त क्या थी, इसी शर्त में कि जितना हमने काम कर लिया ना, सैटेलाइट जितनी हमने बना दी है उतनी कॉस्ट टू डेट तक, उस डेट तक की जितनी कॉस्ट हमने लगा दी है ना वो इनफोर्सेबल हो, यानी कानून से हम चाराजोई कर सकें और हम उसको ले सकें, बेशक हमें मिले ना मिले, तो हम क्या करेंगे, रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करेंगे। अच्छा करें, इन फॉर अ कॉमन एप्लीकेशन ऑफ दिस इज लाइकली अ बिल्डिंग कंपनी कंस्ट्रक्टिंग एन एसेट फॉर अ कस्टमर, कस्टमर के लिए हम कर रहे हैं, एज लॉन्ग द बिल्डिंग कंपनी इज नॉट एबल टू यूज द एसेट, जो बिल्डिंग की कंपनी है ना वो एसेट को इस्तेमाल नहीं करती एंड हैज राइट फॉर द पेमेंट, अगर उसका राइट है पेमेंट के लिए, द रेवेन्यू विल बी रिकॉग्नाइज्ड ओवर टाइम। एक तो हम वो जो बिल्डिंग बना के दे रहे हैं भाईजान, हम वो हमारी बिल्डिंग किसी काम की नहीं है, वो उसी के सिर्फ काम आ सकती है और किसी के काम नहीं आ सकती, उसने बिल्डिंग के अंदर ऐसे टेक्नोलॉजी लगवाई है कि पूरी दुनिया में उसके अलावा कोई टेक्नोलॉजी यूज नहीं करता। तो हम कहेंगे कि अगर हमें वो पेमेंट मिल जाए जितना हमने काम कर लिया उसका,
तो हम उसको ओवर टाइम बुक कर लेंगे। अब जी कंसाइनमेंट इन्वेंट्री, दो हमारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट रह गए हैं इसके बाद। ये बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, इसको हम जरा सा पढ़ लेते हैं। अभी तक मैं सिर्फ थ्योरी के ऊपर बहुत सारी बातें कर रहा हूँ, इसके बाद हमारे कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट एक लास्ट रह जाएगा और उसके बाद हमारे होंगे जी सवाल। सवाल की पीडीएफ मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। पहले एक सवालों को आपने खुद अटेम्प्ट करना है और उसके बाद अगर आपसे सवाल नहीं होते तो फिर हम क्या करेंगे, उन सवालों को मैं खुद फिर करवाऊंगा, ठीक है। उन सवालों को फिर मैं खुद करूंगा। अच्छा जी, कंसाइनमेंट इन्वेंट्री क्या होती है हमारी? सबसे पहले हम लेते हैं जी कंसाइनमेंट इन्वेंट्री क्या होती है। रेफर्स टू द गुड्स दैट अ सप्लायर द कंसाइनर डिलीवर्स टू द रीसेलर बट रिटेन्स द कंट्रोल ओवर। अच्छा जी, हम यहाँ पे एक ले लेते हैं एग्जांपल छोटी सी, फिर आपको समझ आएगी बात। ये जी है नवीद पटवारिया, इसका नाम है जी नवीद पटवारिया, ठीक है, स्पेलिंग इग्नोर करना है। ये नवीद पटवारिया और ये जी होंडा वाले हैं। नवीद पटवारिया जी क्या करता है, ये ना जुबान का बड़ा तेज है, ठीक है, जुबान का बड़ा तेज इंसान है। ऐसे लोगों को बहलाता है, फुसलाता है कि लोग उसकी बातों में आ जाते हैं। लोग क्या रहते हैं, इसकी बातों में आ जाते हैं। गले सड़े फल फ्रूट भी है ऐसे महंगे दामों में बेच देता है। तो होंडा वालों ने देखा कि यार ये बंदा, इस बंदे की जुबान के अंदर ना बहुत तासीर है, हम इसको कहते हैं कि आ जाओ यार हमारे साथ, हम ना तुम्हें मोटरसाइकिल प्रोवाइड करते हैं, हम मोटरसाइकिल प्रोवाइड करते हैं तुम्हें। तुम क्या करो, मोटरसाइकिल तुम्हें प्रोवाइड कर देते हैं, तुम सिंपली ये करो कि तुम ना इनको आगे बेचना है, प्लस हम तुम्हें ना कोई इसके ऊपर कमीशन दे देंगे। नवीद पटवारी को क्या कर देंगे, कमीशन दे देंगे, ठीक है। तो नवीद पटवारिया और साथ हम एक और बंदा ले लेते हैं, हम ले लेते हैं अफजल इलेक्ट्रॉनिक्स। एई का मतलब अफजल इलेक्ट्रॉनिक्स और नवीद एनपी का मतलब नवीद पटवारिया। तो हम होंडा वालों ने 100 मोटरसाइकिल इनको दे दी और 100 मोटरसाइकिल इसको दे दी, ठीक है। इसको 125 दे दिए कि 125 सेल करो भाई जान, और इसको दे दिए अभी आप 110 सीसी 110 सीसी मोटरसाइकिल सेल कर, ठीक है। अब जी हम देखें, अगर हम जनरली सोचें, हम कहेंगे ये जो होंडा वाले हैं, ये मोटरसाइकिलें जो होंडा वालों ने इनको दी हैं, क्या ये इनको सेल कर दी हैं? नहीं यार, इनको सेल तो नहीं की, सिर्फ इनको इसलिए दी है कि जब ये आगे एंड कस्टमर को जब ये सेल करेंगे तो फिर रेवेन्यू इसको रिकॉर्ड करना चाहिए, ठीक है। तो ये इन्वेंट्री किसकी हुई? होंडा की। इसके ऊपर कंट्रोल किसका हुआ? होंडा का, ठीक है। और ये आनी चाहिए किसकी किताबों में? होंडा की किताबों में। इसका रिस्क एंड रिवार्ड बेनिफिट किसको मिल रहे हैं? होंडा को मिल रहे हैं, ठीक है। इनको क्या मिल रहा है जी? कमीशन मिल रहा होगा, कोई कोई ना कोई क्या मिल रहा होगा, कमीशन मिल रहा होगा। अच्छा, तो इसको हम पढ़ लेते हैं कि हमारी कंसाइनमेंट इन्वेंट्री क्या होती है। वो कह रहा है कंसाइनमेंट इन्वेंट्री रेफर्स टू द गुड्स, एक ऐसी गुड्स को रेफर करते हैं डेट द सप्लायर, जो सप्लायर को कंसाइनर भी कहते हैं, वो बंदा जिसने आगे इन्वेंट्री दी है। डेट द सप्लायर डिलीवर्स टू द रीसेलर, भाईजान रीसेलर को हमने दे दिया, वो आगे चीजों को बेचता है, ठीक है। बट द कंट्रोल रिमेन्स, कंट्रोल जो है जो रिटेन्स, बट द रिटेन कंट्रोल ओवर दे आर अनटिल सोल्ड टू द एंड कंज्यूमर। मतलब जो कंट्रोल है वो किसके पास रहेगा भाईजान? हमारे कंसाइनर के पास। कंसाइनर कौन था? होंडा। होंडा के पास कंट्रोल रहेगा। तो अगर होंडा ने कोई इन्वेंट्री दे दी किसी बंदे को, नवीद पटवारिया को और अफजल इलेक्ट्रॉनिक्स को, और वो भी क्या है, ये रीसेलर है, आगे बेचते हैं ये, ठीक है, ये रीसेलर है। हाँ, अगर ऐसा हुआ तो क्या इन्होंने जो है ना, नवीद पटवारिया वो बहुत अमीर बंदा होता है, नवीद पटवारिया ने 100 की 100 मोटरसाइकिल खरीद ली होती और वो फिर आगे बेचता, तो वो जो मर्जी करता, हमें से लेना देना नहीं है। फिर जब हम इसको ट्रांसफर कर देते हैं ना चीजें 100 मोटरसाइकिल, तो हम 100 मोटरसाइकिल का रेवेन्यू बुक कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने उनको दी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ उनके पास हमारी इन्वेंट्री पड़ी है, और वो हम जब एंड कंज्यूमर कस्टमर को बेचते हैं ना, तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, फिर हम क्या करते हैं, रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करते हैं। अच्छा, अब वो कह रहा है इस वाले सिनेरियो के अंदर रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड ओनली व्हेन द कंट्रोल ऑफ गुड ट्रांसफर टू द कंसाइनी और एंड कस्टमर। भाई जन, अगर तुमने कंसाइनी को ही बेच दिया, कंसाइनी का मतलब नवीद पटवारिया या फिर अफजल इलेक्ट्रॉनिक्स को ही तुमने बेच दिया है, तो फिर तुम अपना रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करो। अगर उनको नहीं बेची, वो रीसेलर है, तो जब वो एंड कस्टमर को सेल करने, तो तुमने तब अपना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है। अब जी इसके बारे में थोड़ी सी, ये जो बातें मैंने की है वो इंग्लिश में लिखी हुई है, उनको पढ़ लेते हैं जरा सा। वो करेक्ट की अकाउंटिंग कंसिडरेशन इसमें क्या है जी, कंट्रोल रिमेन्स विद द कंसाइनर। जो भाईजान होंडा वाले हैं ना, होंडा वाले, कंट्रोल किनके पास रहेगा? होंडा वालों के पास। तो कंट्रोल रहने का मतलब क्या है भाईजान, कि वो रेवेन्यू तब तक रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे जब तक एंड कस्टमर को बेचना दें। और दूसरे नंबर पर क्या अपने पास इन्वेंट्री को शो करते रहेंगे अपनी किताबों के अंदर, ठीक है। द कंसाइनर डज नॉट रिकॉग्नाइज रेवेन्यू व्हेन द गुड्स डिलीवर टू द कंसाइनी। अब कंसाइनी को नवीद पटवारिया को दे दिया है या फिर अफजल इलेक्ट्रॉनिक्स को दे दिया, तो अपने पास रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेना। इंस्टेड द एंड इन्वेंट्री रिमेन्स ऑन द कंसाइनर बुक, उसकी किताबों में रहेगी।
और द रेवेन्यू रिकॉग्निशन अपॉन सेल, जब सेल होगी ना भाईजान तब रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है। रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड ओनली व्हेन द कंसाइनी, जो कंसाइनी नवीद पटवारी या अफजल इलेक्ट्रॉनिक्स में से दोनों में से किसी ने क्या कर दिया, सेल गुड्स टू द एंड कस्टमर को अगर बेच दिए तो कंट्रोल ट्रांसफर कर दिया, तो हम कहेंगे अब हाँ जी होंडा वालों अपने पास क्या कर लो, आप सेल को रिकॉर्ड कर लो। अच्छा जी, तीसरा सिनेरियो क्या जी, वो कह रहा है ये जी इंडिकेटर्स हैं, ये 3 निशानियां, आपको पता लग जाएगा कंसाइनमेंट अरेंजमेंट के। अच्छा हमने कहा जी ठीक है बताएं कौन सी, पहले नंबर पे है जी द कंसाइनी, कंसाइनी कौन सा, नवीद पटवारिया था और अफजल इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, ऐसे एग्जांपल बना के अपने पास याद रखा करो, ताकि ये बातें छोटी छोटी ऐसी होती हैं जो एग्जाम में याद रह जाती हैं। कंसाइनी कौन थे, नवीद पटवारी और अफजल इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो नवीद पटवारी और अफजल इलेक्ट्रॉनिक्स डज नॉट हैव ऑब्लिगेशन टू पे अंटिल द गुड्स आर सोल्ड। अगर इनके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन ही नहीं है, ऑब्लिगेशन नहीं है कि पैसे पे करने हैं, ऑब्लिगेशन तभी क्रिएट होगी ना जब इन्होंने आगे बेच दिया होगा। तो अगर अब इनके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है तो इसका मतलब इन्होंने आगे बेची नहीं है, अगर इन्होंने बेची नहीं है तो यही मालिक अभी तक बन के बैठे हुए होंडा वाले। तो इसका मतलब है कि कंसाइनमेंट इन्वेंट्री पड़ी हुई है। ठीक है, दूसरे नंबर पे द कंसाइनर हैज द राइट टू रिक्वायर द रिटर्न ऑफ अनसोल्ड गुड। भाईजान होंडा वालों के पास ये राइट है, ये राइट है होंडा वालों के पास कि वो अफसर इलेक्ट्रॉनिक्स को भी बुला सकता है, नवीद पटवारी को भी बुला सकता है, भाईजान मोटरसाइकिल लेके आओ वापस, हमारी मोटरसाइकिल हमारे पास वापस लेके आओ। ठीक है, ऐसे उनको डांट टपक करके वापस लेके आ सकते हैं। तो हम कहेंगे अभी जी कंसाइनमेंट इन्वेंट्री का होल्ड किसके पास है जी, इसके पास है। ठीक है, तो कंसाइनर यूजली इंश्योर्स द गुड, भाईजान रिस्क एंड रिवार्ड किसको मिलने होते हैं, कंसाइनर को, होंडा को मिलने होते हैं, तो वो उसकी इंश्योरेंस करवा लेता है कि अगर ये मेरे 1 to 5 कहीं टूट गए, टूट फूट का शिकार हो गए, तो इसका जो रिस्क एंड रिवार्ड है वो सारा कुछ मेरा ही है, तो कंसाइनी का नहीं है, यानी नवीद पटवारिया का और उसका अफजल इलेक्ट्रॉनिक्स का नहीं है। तो अब इसमें सवाल कैसे आएगा, वो कहेगा जी एक बंदा है एक्चुअली में ना, एक बंदा उसने ना दूसरे बंदे को ना इन्वेंट्री सेल कर दी है, इन्वेंट्री उसने उसको ट्रांसफर कर दी है, तो हमारे कान खड़े हो जाएंगे कि यार सेल होने लगी है, सेल होने लगी है। लेकिन जब उसने उसको इन्वेंट्री इन्वेंट्री सेल की ना, तो दूसरा बंदा ना उसके पास डज नॉट हैव एनी ऑब्लिगेशन टू पे। हमने कहा है उसके पास ऑब्लिगेशन टू पे नहीं है, तो इसका मतलब ये कंसाइनमेंट इन्वेंट्री हो सकती है कि उस बंदे के पास ऑब्लिगेशन नहीं है, और ढके छुपे लफ्जों में कहते हैं कि वो बंदा आगे थर्ड पार्टी को सेल करता है। ठीक है, थर्ड पार्टी को सेल करता है, तो हम कहेंगे तो कंसाइनमेंट अरेंजमेंट है, तो इसमें किताबों में रेवेन्यू किसकी भी होना चाहिए, रिकॉर्ड होंडा की। तो ये थ्योरेटिकल और थोड़ा सा न्यूमेरिकल भी आपसे पूछा जा सकता है, बहुत आसान सी बातें थी। या फिर वो बता दे कि एक बंदा इंश्योरेंस करवा रहा था, तो जो इंश्योरेंस करवा रहा होगा रिस्क एंड रिवार्ड उसके होंगे सारे। फिर जी बिल एंड होल्ड अरेंजमेंट। अच्छा जी, बिल एंड होल्ड अरेंजमेंट को भी देख लेते हैं, बहुत आसान सी बातें। अच्छा जी, नवीद पटवारिया का एक भाई था जिसका नाम था शबीर पटवारिया। तो नवीद पटवारिया तो बहुत जुबान का तेज था, लेकिन वो अकल का भी तेज था। ठीक है, वो अकल का भी तेज था। ये देखो जी, मैंने कल बड़ी प्यारी प्यारी एग्जांपल बना के आप लोगों को समझाया था, लेकिन अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि वो रिकॉर्डिंग ही नहीं हुई। अच्छा जी, ये हमारे पास है जी शबीर पटवारिया। ये कौन है जी, शबीर पटवारिया, ये कौन है, नवीद पटवारिया का भाई। और एक उसके सामने है जी मासूम लिमिटेड, वो नाम से ही मासूम है और हरकतों से भी मासूम है। ठीक है, बिल्कुल मेरी तरह। तो शबीर पटवारिया जो है वो बहुत अमीर है। शबीर पटवारिया ने क्या किया, मासूम लिमिटेड के साथ एग्रीमेंट किया। मासूम लिमिटेड ने आगे कहा कि सर मुझे गुड्स चाहिए। शबीर पटवारिया ने कहा सर मैं ये गुड्स तो बेचता हूँ, ले लें आप, कोई मसले वाली बात नहीं। ठीक है, मसले वाली बात ही नहीं है। तो इसने इसको गुड्स ट्रांसफर कर दी। फॉर एग्जाम्पल वो 100 गुड्स थी, 100 मोटरसाइकिल थी, 100 होंडा की बाइक्स थी, या कुछ भी था। ठीक है, 100 गुड्स उसने इसको ट्रांसफर कर दी। लेकिन मासूम मासूम था आखिर, तो उसने मासूमियत में आके क्या किया जी, अपने मासूमियत में आके कहा कि भाईजान ये जो असल में आपने जो मुझे चीजें दी है ना, एक 100 मोटरसाइकिल मेरे पास ना खड़े करने की जगह नहीं है, मैं एक्चुअली में ना बहुत ज्यादा एक प्यारा सा कमर्शियल प्लॉट बनवा रहा हूँ, और उसके ऊपर मैं इनको जैसे SRK ने और जैसे अंबानी ने खड़ा किया हुआ है ना टावर के अंदर, मैं वैसे खड़ा करूंगा। तो आप ना इनको क्या करो कि थोड़े टाइम के लिए ना अपने पास रख लो। ठीक है, थोड़े टाइम के लिए अपने पास रख लो, मेरी अभी बिल्डिंग के अंदर जगह नहीं है, मैं एक रीसेलर भी हूँ, मैं इनको आगे भी बेचूंगा, लेकिन वो जरा अच्छे से वो बन जाए ना जरा एक बार वो शेल्फ, तो वहां पे जब ये अच्छे से लगी हुई होंगी ना मोटरसाइकिलें, तो फिर लोग आके देखेंगे प्यारी प्यारी, तो फिर वो ये अच्छे से बिकेंगे। हमने कहा चलो ठीक है। अब इस सारे सिनेरियो के अंदर क्या हुआ, इस सारे सिनेरियो के क्रक्स देखते हैं। ये शबीर पटवारिया, SP शबीर पटवारिया ने मासूम लिमिटेड को गुड्स ट्रांसफर कर दी। ठीक है, इसने इसको गुड्स दे दी, इसने इसको पैसे दे दिए, इसने इसको गुड्स का कंट्रोल ट्रांसफर कर दिया। भाईजान एक सफा दिया, एक ऑनरशिप लीगल टाइटल का ऑनरशिप का सफा दे दिया इसको मासूम लिमिटेड को। फिर इसने इसको पैसे भी दे दिए 1 लाख रुपए। इसने कहा कि भाई यार ये इन्वेंट्री ना आप 1 महीना अपने पास रख लो, सिर्फ 1 महीना, 1 महीना 1 मंथ अपने पास रख लो ये। ठीक है, ये 1 महीना अपने पास रख लो, 1 महीने बाद मैं दे दूंगा। ये सब कुछ उसके एग्रीमेंट के अंदर लिखा हुआ था, जो कॉन्ट्रैक्ट थे वो ड्राफ्ट कर रहे थे ना बैठे, तो उनके उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा हुआ था कि भाईजान ये मैंने आपसे जो परचेज किए हैं, इतनी परचेज की है और इसके बदले मैंने आपको इतने पैसे दे दिए।
और उसने भी प्रॉमिस गुड्स और सर्विसेज का लीगल टाइटल जो है ना उसको ट्रांसफर कर दिया। लेकिन उस क्लास उसके अंदर एक ये भी लिखी हुई थी कि भाईजान ये आपने क्या करना है, आपने ये अपने पास 1 महीना संभाल के रखना। उसने कहा मैं ऐसे थोड़ी रखूंगा। शबीर पटवारी आपको पता है चापलूस किस्म का बंदा था, बड़ा होशियार। उसने कहा भाई 1 महीना मेरे पास जो पड़ी रहेंगी, 1 महीना जो मेरे पास पड़ी रहेंगी तो ये मैं इसके पैसे लूंगा। उसने कहा ठीक है सर, मैंने आपको 1 लाख रुपए तो दिया, 20 हजार मैं आपको और दे दूंगा। तो उसने कहा चलो ठीक है। तो हम कहेंगे कि हमारे एक किस्म के कस्टोडियल सर्विसेज के हमारा रेवेन्यू आ गया कि भाई हम किसी चीज को हमने अपने पास रखा हुआ है संभाल के, तो उसके ऊपर हम थोड़ा सा रेवेन्यू कमा रहे हैं। तो ठीक है, अगर ये सब कुछ क्या होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ड्राफ्ट होना चाहिए। अब इसके क्रक्स क्या थे कि हमारा शबीर पटवारिया ने मासूम लिमिटेड को गुड्स का कंट्रोल ट्रांसफर कर दिया और इसने इसको पैसे भी दे दिए हैं, इसने इसको पैसे भी दे दिए हैं। ठीक है, अगर पैसे नहीं भी दिए तो हमारा जो राइट है ना अकाउंट रिसीवेबल बुक करने का, हमारा कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल सही ड्राफ्ट हुआ, हम अपना अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट कर सकते हैं। ठीक है, हम इन्फोर्सेबल है, इसको ये कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल है, कानून के पास जा सकते हैं हम। ठीक है, और हमारे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा हुआ था कि हम ये बिल एंड होल्ड अरेंजमेंट करेंगे, अपने पास संभाल के रखेंगे इन चीजों को। ठीक है, तो अब इस सीन में हम क्या करेंगे, अब अपने आप से पूछ के देखो कि यार जब कंट्रोल ट्रांसफर हो गया है, हमने उसको दे दिया, बेसिक फिजिकल इन्वेंट्री हमारे पास ही पड़ी है, अभी हमने ट्रांसफर नहीं की, तो हमने अपने पास क्या करना है, कैश को डेबिट कर लेना है और रेवेन्यू को कर देना है, क्रेडिट कर देना है। ठीक है, कंट्रोल ट्रांसफर होने पर रेवेन्यू बुक होता है ना। अगर उसने वादा कर दिया कि पैसे बाद में दे दूंगा तो अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट कर लेना। ठीक है, और हम अपने पास से अगर सेल बुक की है तो कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट करके इन्वेंट्री हमारी किताबों से चली गई, बेशक वो हमारे पास पड़ी हुई है भाईजान, फिर वो हमारी लाइबिलिटी हो जाएगी, वो हमारे लिए लाइबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, वो हमारी इन्वेंट्री नहीं रहेगी अब। ठीक है, तो यहाँ पे ये एंट्रीज हो जाएंगी, सिंपली बहुत आसान सी बात है। ठीक है, और जिस दिन हम क्या करेंगे वो देंगे, अपनी इस इन्वेंट्री को दे देंगे, उस दिन हम क्या करेंगे, नो एंट्री, कोई एंट्री भी नहीं करेंगे भाई, कोई एंट्री भी नहीं करेंगे। अब इनको जल्दी जल्दी रेड कर लेते हैं बातों को, छोटी छोटी सी बातें। Correct, bill and hold arrangement occur when the entity bills a customer for the goods but retain the physical possession. Entity ने बिल ले लिया मासूम वालों से, लेकिन अभी तक उसकी फिजिकल पोजेशन उन्हीं के पास है। अंडर द कस्टमर रिक्वेस्ट, भाई कस्टमर ने कहा, कस्टमर की रिक्वेस्ट पे ये काम हुआ है, हमारी रिक्वेस्ट, सेलर की रिक्वेस्ट पे नहीं, कस्टमर की रिक्वेस्ट पे हुआ है। तो रेवेन्यू को ओनली रिकॉग्नाइज करना है हमने, द रेवेन्यू कैन बी रिकॉग्नाइज बिफोर डिलीवरी, से पहले भी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो सकता है, क्योंकि कंट्रोल आपने क्या कहते हैं ट्रांसफर इस स्पेसिफिक क्राइटेरिया मेट, स्पेसिफिक क्राइटेरिया अगर मीट हो जाए, कौन से स्पेसिफिक क्राइटेरिया देख लो जी। की कंडीशन फॉर रेवेन्यू रिकॉग्निशन, वो कह रहा है टू रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है फिजिकल डिलीवरी से पहले, अगर आपने रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है तो सेलर मस्ट प्रूव दैट, सेलर को ये साबित करना पड़ेगा भाईजान, साबित करना पड़ेगा क्या, द कस्टमर हैज द कंट्रोल ऑफ द गुड्स। अब ये जो मोटरसाइकिल है ना, इनका जो कंट्रोल है ना वो कस्टमर के पास है, तो वो कैसे साबित होगा, उसके पास लीगल ओनरशिप का टाइटल होगा, अगर उसे कोई बेनिफिट मिला तो वो भी कस्टमर का है, अगर उससे कोई नुकसान हुआ वो भी कस्टमर का है। और एक प्लस बात ये है कि बेशक वो इन्वेंट्री पड़ी किसके पास है, शबीर पटवारिया के वेयर हाउस के अंदर पड़ी हुई है, लेकिन वो जो इन्वेंट्री है ना, उस शबीर पटवारिया उसको हिला सकता है, ना हाथ लगा सकता है, ना किसी और बंदे को बेच सकता है। ठीक है, उसका कुछ भी नहीं कर सकता। अगर फौरन अभी वो कॉल करे मासूम कि भाई मुझे इन्वेंट्री भेज दो, तो उसको उसी टाइम रेडी पड़ी हो उसको सेंड करने के लिए। ठीक है, अच्छा, द गुड्स आर रेडी फॉर डिलीवरी, जो हमारी गुड्स है ना वो हर टाइम डिलीवरी के लिए रेडी होनी चाहिए, पड़ी होनी चाहिए। ठीक है, द आइटम मस्ट बी कंप्लीटेड एंड अवेलेबल फॉर इमीडिएट ट्रांसफर, उसी टाइम ट्रांसफर के लिए। ये नहीं कि भाईजान वो आपने नहीं ली थी तो आपने तो महीने बाद लेनी थी, मैंने किसी और को दे दिया, ना 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 ना, वो डब्बे में पैक होकर उसके ऊपर स्टैंपें लगी होंगी, मासूम लिमिटेड की मोहर लगी होगी, और बुकर पे हमने उसको संभाल के रखा हुआ होगा। द एंटिटी कैन नॉट यूज, उसको इस्तेमाल नहीं कर सकती और रीडायरेक्ट द गुड्स, किसी और को भी नहीं दे सकती। द सेलर मस्ट बी अनएबल टू सेल द गुड्स टू अनदर पार्टी। ठीक है, अच्छा, द वैलिड रीजन फॉर बिल एंड होल्ड अरेंजमेंट एग्जिस्ट, ये बिल एंड होल्ड अरेंजमेंट जो हो रही है इसके लिए क्या करोगे, सिंपली कोई वैलिड रीजन होनी चाहिए कि यार उसके पास एक रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बन रहा है, उसमें ये सारी चीजें उसने रखनी है, इसलिए कोई वैलिड रीजन होनी चाहिए। ये नहीं कि हम ऐसे ही फजूल में उसके पास इन्वेंट्री अपनी पास रखवा के बैठे हैं, हालांकि कोई बिजनेस रैशनल भी नहीं है इस ट्रांजेक्शन के पीछे। वो कह रहा है अगर इफ ऑल फोर क्राइटेरिया आर मेट, सारे के सारे क्राइटेरिया मीट हो गए ना, तो बेशक आपने कंट्रोल ट्रांसफर कर दिया है और आपने फिजिकल पोजेशन नहीं दी, तो आप तभी अपने पास रेवेन्यू को क्या कर लोगे, रिकॉग्नाइज। तो इसके ऊपर छोटी सी हम देख लेते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, कि भाईजान जब कस्टमर बिल हो गया ना, कस्टमर ने बिल पे कर दिया, तो हम क्या करेंगे, अपने पास अकाउंट रिसीवेबल डेबिट कर लेंगे, मतलब थोड़े से उसने पैसे दे दिए, थोड़े से देने का भी वादा कर लिया, तो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और रेवेन्यू क्रेडिट कर लेंगे, और इसी के साथ कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट कर लेंगे। और जिस दिन हम फिजिकल चीजें ट्रांसफर करेंगे तो हम क्या करेंगे, कोई एंट्री भी नहीं करेंगे, रेवेन्यू से रिलेटेड कोई एंट्री नहीं करेंगे, रेवेन्यू से रिलेटेड कोई एंट्री नहीं करेंगे। अच्छा, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट करके हम रेवेन्यू को क्रेडिट कर देंगे, और इसी तरह इन्वेंट्री को भी क्रेडिट कर देंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को रिकॉग्नाइज करेंगे, और वैन गुड फिजिकल ट्रांसफर हो जाएंगी तो नो एडिशनल रेवेन्यू की एंट्री की जरूरत नहीं है। लास्ट कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं जी हम, प्रिंसिपल वर्सेस एजेंट।
अच्छा जी, ये तो बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है। डरना नहीं, छोटी छोटी बातें हैं, बहुत आसान सी बातें हैं, याद रखनी है बस आपने, छोटी छोटी सी बातें। प्रिंसिपल वर्सेस एजेंट क्या होता है जी? मिसाल के तौर पर, ये एक कंपनी है। कंपनी वही हमारी सदाबहार कंपनी होंडा, मोहब्बत है हमें होंडा से। एक बंदा है, अब यहाँ किसकी एग्जांपल है, हम लेते हैं मिस्टर ओन। मिस्टर ओनी करते हैं इसको, ठीक है, मिस्टर ओनी। मिस्टर ओनी जो है, मिस्टर ओनी हमारे जो है ना होंडा से मोटरसाइकिल को लेते नहीं है। होंडा से मोटरसाइकिल को लेते नहीं है, अपने पास नहीं रखते, बल्कि ना पार्टीज को अरेंज करा के लेके आते हैं। प्रॉपर्टी डीलर है। प्रॉपर्टी डीलर तो नहीं है, मतलब जैसे प्रॉपर्टी डीलर होता है ना, वो पार्टीज को लेके आता है और मकान को सेल कराता है और उसमें कमीशन लेता है। तो जो मिस्टर ओनी है ना, मिस्टर ओनी, वो एक एजेंट है। वो एक एजेंट है, वो बाहर से पार्टीज खड़े होती हैं, उनको पकड़ के लाते हैं, भाई आजो आजो आजो, मजेदार जबरदस्त 1 to 5 है, आके ले लो, ब्लैक कलर का, रेड कलर का जी, ग्रीन कलर का, कस्टमाइज करवा के देंगे। ठीक है, ये पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से दे रहे हैं हम, तो बहुत जबरदस्त मोटरसाइकिल है, पंजाब गवर्नमेंट जिंदाबाद, ठीक है, ये नारे लगा रहा होता है खड़े होके। तो मिस्टर ओनी क्या करते हैं, एजेंट के तौर पे ये सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। तो अब छोटी सी बात अगर मैं आपसे पूछूं कि मिस्टर ओनी के लिए रेवेन्यू क्या होगा, मिसाल के तौर पर मिस्टर ओनी ने कस्टमर को बाइक बेच दी, और वो बेची लाख रुपए की। मिस्टर ओनी क्या करेंगे अपने पास, कि लाख रुपए मेरे पास आए कैश डेबिट। मिस्टर ओनी के लिए रेवेन्यू कितना होगा? मिस्टर ओनी ने कहा 1 लाख रुपया मेरा रेवेन्यू। पीछे से होंडा आया और मिस्टर ओनी को ठा करके पड़ी, ठा, प्यार से, जब बच्चों को समझाने के लिए प्यार से मारता है ना, वैसे ठा करके उन्होंने मारी। उन्होंने कहा मिस्टर ओनी, दिस इज नॉट होनी, जो तुम करने लगे हो ये नहीं होने वाला। ठीक है, रेवेन्यू भाईजान तुम्हें 10% कमीशन दिया जाता है सिर्फ, तुम पूरे का पूरा लाख रुपए रेवेन्यू बुक करके बैठे हो। उसने कहा सर सॉरी, वो असल में दौलत का नशा ही ऐसा नशा। मुझे तो अपने पास 1 लाख का 10%, 10,000 रेवेन्यू बुक करना चाहिए था। होंडा ने कहा बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बाकी पैसे तुम पेबल के तौर पर रिकॉर्ड करो कि तुमने ये किसको देने हैं, पेबल टू होंडा है, होंडा को वापस करना है। मिस्टर ऑनी ने कहा ठीक है, नशा दौलत का ऐसा भी क्या कि तुझे अपना एजेंट होना याद ना रहा। ठीक है, तो 90,000 रुपये का मिस्टर एजेंट, मिस्टर ओनी ने क्या कर लेना, ये बुक कर लेना। तो वो भाईजान इसमें हमारा स्टैंडर्ड है ना, वो थोड़ा बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, अकल से पूरा सूर है। वो कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें ये भी नहीं पता होगा कि कौन प्रिंसिपल के तौर पे एक्ट कर रहा है और कौन एजेंट के तौर पे एक्ट कर रहा है, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कौन प्रिंसिपल है कौन एजेंट है। अगर तुम्हारा कोई एजेंट इन्वॉल्व हो और वो एजेंट, भाईजान अभी यहाँ फिजिकल पोजेशन नहीं दी हुई तुम लोगों ने, कंसाइनमेंट इन्वेंटरी नहीं है, ठीक है, वो बंदा वैसे कस्टमर घेर के लाता है और तुमसे कमीशन लेता है, तो वो उसके पास सारे पैसे आ रहे होंगे, ठीक है, उसने तुम्हें पैसे देने हैं ही, तो उसको इसमें मिक्सअप ना कर देना। पता लगे कि कल को पूछ रहे हो। हमने कहा इसमें जो होंडा है ना वो प्रिंसिपल है, ठीक है, स्कूल का प्रिंसिपल नहीं है भाई, हंस रहे हो। और यहाँ पे एजेंट कौन है जी, ओनी, मिस्टर ओनी। जैसे माइकल जैक्सन था, ये ओनी जैक्सन है। ठीक है, ओनी जैक्सन साहब एजेंट है और 10% कमीशन पे काम करते हैं। अगर मैं इनका रेवेन्यू क्या होगा कि 10% कमीशन, और इनका रेवेन्यू क्या होगा, ग्रॉस अमाउंट जो इनको मिलनी है। ठीक है, ग्रॉस अमाउंट जो इनको मिलनी है। अब हम यहाँ आते हैं स्टैंडर्ड की छोटी छोटी सी जो बातें उन्होंने लिखी हुई है, प्यारी प्यारी सी मासूमाना, हम उनको पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये आपने वीडियो को पास करके अपने पास नोट कर लेना। तो ये अभी तक भाईजान आपके थ्योरेटिकल छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, इनके ऊपर ही टाइम इतना ज्यादा लग रहा है, वेस्ट, वेस्ट नहीं आप कह सकते, वेस्ट हो रहा है ये इतनी डिटेल में, मेरे ख्याल से तो आपको कोई भी नहीं पढ़ाएगा। तो अब हम क्या करते हैं जी, यहाँ पे आते हैं, और इसको जल्दी जल्दी पढ़ के फिर हम अपने मेन टॉपिक, लास्ट टॉपिक की तरफ आते हैं। तो वो हमारा बिल्कुल लास्ट टॉपिक है इंशाल्लाह, इसके बाद ही IFRS 15 हमारा खत्म हो जाएगा, उसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आता है आपका। अच्छा, वो कह रहा है इन IFRS 15 रेवेन्यू फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर द एंटिटी मस्ट डिटरमिन वेदर इट इज एक्टिंग एज प्रिंसिपल। भाईजान प्रिंसिपल हो आप या आप एजेंट के तौर पे काम कर रहे हो ट्रांजैक्शन के अंदर, ये देख लो। और रेवेन्यू को कैसे रिकॉग्नाइज करना है, अगर तो आप प्रिंसिपल हो तब द एंटिटी इज अ प्रिंसिपल। एंटिटी प्रिंसिपल कब होगी भाईजान, वही बात कि जब उसके पास कंट्रोल होगा गुड और सर्विसेज का, बिफोर ट्रांसफरिंग देम टू कस्टमर। अगर गुड्स और सर्विसेज का कंट्रोल किसके पास है, जिस बंदे के पास गुड्स एंड सर्विसेज का कंट्रोल होगा, हम कहेंगे कि वो क्या है, प्रिंसिपल। और प्रिंसिपल ही असल मालिक होता है, असल मालिक ही रेवेन्यू बुक करेगा पूरे का पूरा, और जो हमारे पास दूसरा बंदा होगा वो एजेंट होगा, वो अपने पास कमीशन बुक करेगा। वो की इंडिकेटर्स ऑफ बीइंग प्रिंसिपल, हमने कहा जी बताओ। उसने कहा आपके कंट्रोल, वो ये क्या बात है। फिर उसके बाद
जो इन्वेंट्री का रिस्क है ना वो आपके पास होना चाहिए। तो हमने कई बातें तो हमें पहले पता थी। प्राइसिंग जो है ना वो आप कर रहे हो, प्राइस को इंक्रीज डिक्रीज क्या कर रहे हो आप कर रहे हो। प्रिंसिपल ये बंदा, वो बंदा प्रिंसिपल होगा जो कंट्रोल कर रहा हो इन्वेंट्री को, वो बंदा जो इन्वेंट्री का बेयर कर रहा हो रिस्क एंड रिवॉर्ड, ठीक है। प्राइस डिस्क्रिएशन कर रहा हो, यानी प्राइस को ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करने का इख्तियार एजेंट के पास, रोनी जैक्सन के पास, ओनी जैक्सन के पास नहीं है, किसके पास है, होंडा वालों के पास। होंडा क्या प्रिंसिपल, और द एंटिटीज, और एंटिटी क्या प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल है किस चीज के लिए, फुलफिलिंग द कॉन्ट्रैक्ट। ओनी जैक्सन रिस्पॉन्सिबल नहीं है, कौन रिस्पॉन्सिबल है, होंडा। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी जी, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जी है द एंटिटी रिकॉग्नाइज रेवेन्यू एज द ग्रॉस अमाउंट रिसीव फ्रॉम द कस्टमर, जो कस्टमर से ग्रॉस अमाउंट मिली है उसके ऊपर रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर लो। रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किया तो कॉस्ट ऑफ सेल भी बुक कर लो, ठीक है। तो जैसे एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, क्लीनिंग मशीन प्रोवाइड करती है 50,000 रुपए की, और 50,000 की उसकी कॉस्ट उनको पड़ती है, और बेचती है 80,000 रुपए की। तो हम क्या करेंगे, अपने पास अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और रेवेन्यू क्रेडिट कर देंगे 80,000 से, और 50,000 उनकी कॉस्ट है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट 50,000 में से। बच्चों वाली बात है, बड़ी भी बड़ी बात बताई। अच्छा जी, एजेंट वो कह रहा है एजेंट कौन सा बंदा होता है जी, जैसे पाकिस्तान में एजेंट होता है ना, एजेंट, जिसको हम एजेंट कहते हैं, एजेंट, ठीक है, जोर देके। तो एजेंट, एजेंट हम एजेंट बोलेंगे, ठीक है, क्या बोलेंगे हम, एजेंट। तो कह रहा था एंटिटी इज एजेंट व्हेन इट अरेंजेस फॉर अनदर पार्टी, कि ये एक अनदर पार्टी के लिए, प्रिंसिपल के लिए क्या करे, गुड्स और सर्विसेज को प्रोवाइड करने का एक मौका फराहम करे, ठीक है। अच्छा, द एजेंट, तो एजेंट होता है हमारा, अर्न करता है कमीशन को। चलिए मजाक खत्म करते हैं, अब सीधी तरीके से आते हैं। वो कह रहे हैं एक बंदा एजेंट तब होगा व्हेन इट अरेंजेस फॉर अनदर पार्टी, किसी और पार्टी के लिए वो क्या कर रहा है, ट्रांजैक्शन को अरेंज कर रहा है, ठीक है। किसके लिए अरेंज कर रहा था जी, प्रिंसिपल के लिए कर रहा है भाई, टू प्रोवाइड गुड्स और सर्विसेज। द एजेंट क्या करता है, अर्न करता है कमीशन, या कोई फैसिलिटेटिंग फीस ले रहा होता है सेल की, ठीक है। की इंडिकेटर्स, अब जो भाईजान प्रिंसिपल के पास इख्तियार थे, अगर वो इसके पास नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, एजेंट। मतलब प्रिंसिपल के पास कंट्रोल था, इसके पास नहीं होगा। प्रिंसिपल कमीशन अर्न कर रहा था, ये सॉरी, प्रिंसिपल क्या कर रहा था, ग्रॉस अमाउंट अर्न कर रहा था, ये क्या अर्न कर रहा होगा, कमीशन। इन्वेंट्री का रिस्क एंड रिवार्ड प्रिंसिपल बेयर कर रहा था, तो ये नहीं कर रहा होगा। उस प्राइसिंग सेट प्रिंसिपल कर रहा था, तो ये कौन क्या कर रहा होगा, ये नहीं कर रहा होगा। और द एंटिटी फैसिलिटेट्स, एंटिटी फैसिलिटेट कर रही थी, तो ये फैसिलिटेट नहीं कर रहा, ये क्या कर रहा है, दो एंटिटी क्या कर रही थी, जरा एग्जैक्ट वर्ड देखते हैं ऊपर जाके। चलिए, ये प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल थी और वो क्या कर रहा है, फैसिलिटेट कर रहा है। ये प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल थी और वो क्या कर रहा है, एजेंट क्या करता है, फैसिलिटेट करता है। तो हमारे पास सवाल देख सकता है कि भाई एक कंपनी ए है, कंपनी बी है, तो एक बंदा है वो ना जो ट्रांजेक्शन है उसको फैसिलिटेट करता है और इतना रेवेन्यू कमाता है। तो बताओ ये एजेंट है कि प्रिंसिपल है, तो हमें पता लग जाना चाहिए फैसिलिटेशन के वर्ड से। तो इसी तरीके से छोटे छोटे वर्ड होगा जो उसको घुमा फिरा के वो हमें देगा। अच्छा जी, इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी कि हम उसकी जो कमीशन है उसको सिर्फ अपने पास रेवेन्यू के तौर पे वो रिकॉर्ड करेगा वो बंदा, ठीक है। पूरी ट्रांजैक्शन प्राइस को रिकॉर्ड नहीं करेगा। जैसे एबीसी सेल क्लीनिंग मशीन फॉर 80,000 की हम सेल करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ अनदर कंपनी। अनदर कंपनी कौन सी, डॉलन्स लिया तो बात बनी, ठीक है। ये वो वाला डॉलन्स है। तो जी ये डॉलर्स के लिए क्या करता है, मशीनें बेचता है, एक मशीन 80,000 की बेचता है और उसके ऊपर 10% कमीशन कमाता है। तो हम कहेंगे कि अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट कर लेगा 80,000 से, 80,000 इसको मिलना है कस्टमर से। लेकिन इसमें से 72,000 उसने किसको देना है, प्रिंसिपल यानी होंडा डॉलर्स वालों को, सॉरी। और इसमें से अपना रेवेन्यू कितना बुक करेगा, 10%, 80,000 का 10% अपने पास रेवेन्यू को बुक कर लेगा, ठीक है। वो कितना बनेगा जी, 8,000। अब ये छोटी सी समरी है, छोटी सी समरी है, इसको हम देख लेते हैं और उसके बाद हम अपने लास्ट कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं। कह रहा है प्रिंसिपल वर्सेस एजेंट की समरी। फीचर्स क्या है जी, प्रिंसिपल के और एजेंट के। देखो जी फीचर्स, वही बातें जो ऊपर पढ़ के आए हैं यार, कुछ भी नहीं है। कंट्रोल किसके पास होता है जी, प्रिंसिपल के पास होता है, एजेंट के पास होता है नहीं। रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कौन करेगा, प्रिंसिपल किस अमाउंट पे, ग्रॉस अमाउंट पे, एजेंट क्या करेगा, नेट कमीशन रिकॉग्नाइज करेगा। इन्वेंट्री का रिस्क किसके पास होता है भाईजान, प्रिंसिपल के पास, इसके पास होता है नहीं। प्रिंसिपल प्राइसिंग कंट्रोल, प्राइसिंग डिस्क्रिएशन कौन करता है, प्रिंसिपल, ये करता है नहीं। प्राइमरी ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन किसकी है, फुलफिल करेगा कॉन्ट्रैक्ट भाईजान, ये फुलफिल करेगा कॉन्ट्रैक्ट को। फुलफिल, रिस्पॉन्सिबल टू फुलफिल द कॉन्ट्रैक्ट, और ये क्या करेगा, फैसिलिटेट। इन वर्डों को याद कर लो, ऐसे ही आएंगे ये वर्ड। और ये क्या करेगा, फैसिलिटेट, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपने जो है ना कॉन्सेप्ट्स की पिंडली है ना उसको बंद करते हैं।
तो हम ना यहाँ जरा इधर आते हैं और करते हैं ऐड पेज। फिर हम जी लाइनें लगाते हैं 6 बच्चों की तरह। लाइनें चेंज करते हैं फिर से इस तरह लाइन। अच्छा जी, अब तक हमने तकरीबन सारी चीजें पढ़ ली हैं। अब यहाँ से आपका जो है ना पार्ट नंबर 3 शुरू होगा। ठीक है, ये वीडियो यहीं तक खत्म होगी और अब आपका पार्ट 3, इसके बाद आने वाली वीडियो आपका पार्ट 3 होगी। ठीक है, वो पार्ट 3 होगी जी आपका लास्ट टॉपिक है, जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से आपका लॉन्ग क्वेश्चन टेस्ट होता है। ठीक है, लेकिन इंतहाई आसान टॉपिक है, इंतहाई आसान टॉपिक है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। पहले हमने पढ़ा था कि हमारा जो IFRS 15 है उसको कौन डील कर रहा होता था, IAS 18। ठीक है, और IAS 11, और एक दो इफ्रिक भी होते थे। ठीक है, एक इसमें से बताता था हमें रेवेन्यू को कौन से रिकॉर्ड करना है, और एक हमारा होता था कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर। तो अभी कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, इसकी हाउ नाउ, इनको कैसे करना है, बहुत आसान सी बातें हैं, बहुत आसान। यकीन करो, इस पूरे टॉपिक का अगर आसान आपको कोई टॉपिक लगेगा ना तो वो यही है। लेकिन ये थोड़ा सा लंबा है, मतलब लंबा इससे मुराद है कि इसके सवाल थोड़े से लंबे होते हैं बस। लेकिन बहुत ईजीएस्ट टॉपिक होगा, इसको हम थोड़ा सा पढ़ेंगे समझेंगे, और इंशाल्लाह ताला इस लास्ट वीडियो के अंदर हम इसको खत्म कर देंगे। तो मिलते हैं आपसे पार्ट 3 में। अपनी शुभकामनाओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।